शुरू करते हैं जी, अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैट बॉक्स है जी। इस चैट बॉक्स की मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ। बहुत सारे भाइयों ने अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में लिखा है, मैंने सारा रीड कर लिया है। आप में से जो है माशाल्लाह काफ़ी लोग जो हैं वो अदर देन लिटिगेशन साइड भी हैं, यानी ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे कोर्सेज में लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स वगैरह जो है वो भी कोर्स कर रहे होते हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, हैं सही, लॉयर्स भी हैं, लॉ स्टूडेंट्स भी हैं। जैसे अभी सामने भी लिखा हुआ है MLLB स्टूडेंट है, मुबशर मुस्तफ़ा साहब हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अदर देन लिटिगेशन साइड भी आए हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। चलते हैं जी। अच्छा जी, वैसे तो मैं आपके साथ जो ओरिएंटेशन की फाइल है वो आपको दिखा देता हूँ, और मेरे से पहले जो है वो आपके कोऑर्डिनेटर्स भी आपके साथ शेयर कर चुके होंगे। हल्का सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कोर्स का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना थोड़ी सी बेसिक चीजें समझेंगे। आप में से कुछ लोग होंगे वो बिल्कुल ये इस वक्त नहीं जानते होंगे कि टैक्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि टैक्स कहते किसे हैं, तो मैं आपको भले लाख बताता रहूं कि जी हमारे मॉड्यूल्स में फलां चीज होगी, फलां चीज होगी, हम लोग SCCP को पढ़ेंगे, हम लोग IPO को पढ़ेंगे। अगर ये चीजें आपको पहले से आज से ही पता होंगी तो फिर तो शायद इस ओरिएंटेशन का कोई मकसद ही नहीं है। मकसद यही है कि मैं आपकी थोड़ी सी एक बेस सेट कर दूं आज, और आप लोगों को पता चल जाए कि ये कोर्स असल में है क्या चीज, और जो चीजें इस कोर्स में पढ़ाई जाएंगी वो चीजें असल में क्या होती हैं, उनका मकसद क्या है। अक्सर क्या होता है कि ओरिएंटेशन क्लासेस के अंदर या डेमो क्लासेस के अंदर ना बस ये बता दिया जाता है कि जी हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। सवाल पूछा जाता है तो आगे से ट्रेनर्स यही कह रहे होते हैं कि ये तो जी लंबी चौड़ी चीज है, इंशाल्लाह आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो फिर ऐसे ओरिएंटेशन क्लास का मकसद क्या है कि जब हम पे सवाल आएगा तो ये कह दिया जाएगा कि आगे जाके पढ़ेंगे। और वैसे जो है वो जार्गन्स हैं, वो ऐसी टर्म्स हैं जो कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है जो ओरिएंटेशन क्लास लेने आया है। तो ओरिएंटेशन क्लास फिर वो प्रोडक्टिव नहीं होती। तो हमारी ये कोशिश है, इंशाल्लाह मैं और आप सब लोग मिलके हम लोग इसको प्रोडक्टिव बनाएंगे। हम लोग जितनी भी चीजें इस क्लास के अंदर होंगी ना, इंशाल्लाह आफ्टर दिस ओरिएंटेशन क्लास जब हम इस क्लास को एंड करेंगे तो आप सब लोगों को बड़ा ही, आप लोगों का माइंड क्लियर होगा और आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ से क्या चीज सीख के जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो कोर्स है ना, उसका मैं पहले आपको बता दूं जी। हमारे कोर्स का नाम है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉरपोरेट एडवाइजर। यानी इसमें टैक्स का काम भी सारे का सारा आपको सिखाया जाएगा, और कॉर्पोरेट एडवाइजरी का काम भी सिखाया जाएगा। टैक्स का नहीं पता क्या होता है, मैं आज ही बताऊंगा। कॉर्पोरेट एडवाइजरी का नहीं पता क्या होता है, कॉर्पोरेट क्या चीज है, इसमें कौन कौन सी फैक्टर्स आते हैं नहीं पता, कौन कौन से इदारे आते हैं, मैं सारा कुछ आप लोगों को बता के भेजूंगा। इदारे क्या होते हैं ये भी बताऊंगा, उन इदारों का काम क्या है, उन इदारों की एग्जिस्टेंस की वजह क्या है, कंसल्टेंट कोई बनता क्यों है, कंसल्टेंट की डिमांड क्यों है, कंसल्टेंट के काम क्या है, सब कुछ आप लोगों को आज बता के भेजूंगा। अच्छा जी, ये जो कोर्सेज हैं हमारे, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है, बट मिनिमम जो है ना, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12 ईयर्स। यानी कि आपने 12 साल तालीम हासिल की हो, वो खा FA हो, FSC हो, ICS हो, ICOM हो, DCOM हो, और इस तरीके की दूसरी क्वालिफिकेशंस हैं, A लेवल्स हो। तो ये कोई भी क्वालिफिकेशंस हो चलेंगी, बट मिनिमम जो है आपकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना जरूरी है। इसमें इस पूरे कोर्स के अंदर जो है ना जी हमारे हैं। अच्छा, पहले कोर्स का ड्यूरेशन बता दूं। 4 से 5 महीने का ये टोटल कोर्स होगा आपका। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जुमा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन हमारी क्लास हुआ करेगी। शाम को 8 बजे से लेकर 9:30 तक। ठीक है, 9:30 बजे तक हमारी क्लास होगी। 8 बजे से लेकर नॉर्मली 9 बजे, 9:10 तक मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, जब तक आप चाहें पूछते रहें। मैं आपके तमाम तर सवालों का जवाब दिया करूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप में से कोई बंदा अभी काम कर रहा है, ऑलरेडी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्केट में बैठे हैं, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, किसी भी भाई का कोई भी क्लाइंट का इशू हो तो वो भी आप क्लास के एंड पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने लाइव स्क्रीन पे आपके दिए गए काम भी कर दिया करूंगा। ठीक है, मुझसे स्टूडेंट्स करवाते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि सर ये इनकी लॉगिन आईडी है, ये टैक्स का काम है, कॉर्पोरेट का काम है, IPO का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ये आईडी पकड़े सर हमें करके दिखा दें। तो मैं क्या करता हूँ, आईडी लगाता हूँ, लाइव स्क्रीन पे करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स आकर मुझे बता रहे होते हैं कि सर ये चीज़ है इसमें नहीं समझ आ रही, मैं वही चीज़ उन्हें करके दिखा देता हूँ, वो लोग सीख जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जी हमारा 100 घंटों का ये टोटल कोर्स होगा। और लेक्चर वाइज अगर देखा जाए तो राउंड अबाउट 60 लेक्चर्स बनेंगे। इसके मॉड्यूल्स में आइरस पढ़ेंगे। आइरस बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर इनकम टैक्स और सेल टैक्स के सारे काम होते हैं।
और इसके अलावा हम लोग फिर इनकम टैक्स पूरा पढ़ेंगे, सेल्स टैक्स पूरा पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल सारा काम सीखेंगे, एससीसीपी का सारा काम सीखेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जहाँ पे कंपनीज वगैरह रजिस्टर होती हैं, ये सारा काम हम लोग सीख रहे होंगे। मॉड्यूल 5 में हम लोग आईपीओ, जिसमें ट्रेडमार्क और लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, जहाँ पर हमारी सॉफ्टवेयर हाउसेज, कॉल सेंटर्स वगैरह रजिस्टर होते हैं, ESW, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कंपनीज जो है वो रजिस्टर होती हैं, लाइसेंस वगैरह हासिल करती हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कंस्ट्रक्शन फर्म्स जो हैं वो रजिस्टर होती हैं, EOBI में कंपनीज जो है वो अपने आप को इनरोल करवाती हैं, रजिस्टर करवाती हैं, ताकि उनके एम्प्लॉयज को जो है वो सोशल सिक्योरिटी और मॉनिटरी बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट मिल सके। लास्ट पे हमारा सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, मॉड्यूल 6, डिजिटल मार्केटिंग है, कि जिसमें हम लोग ये सिखाते हैं कि ये जो तमाम तर चीजें हम आपको सिखा रहे हैं, इनको आपने आगे जाके मार्केट में कैसे बेचना है, बगैर ऑफिस खोले, बगैर दफ्तर बनाए, बगैर अपने पास कोई रिसोर्सेज खरीदे। मिसाल के तौर पे आपके पास फर्नीचर नहीं है, आपके पास दफ्तर नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास इंप्लॉइज नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस अपना एक लैपटॉप पकड़ें, अपने घर में बैठे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड लगाएं, कैसे लगाना है हम सिखाएंगे, और आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, घर बैठे उनका काम करें और घर बैठे ही पेमेंट रिसीव करें। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऑनलाइन ही होगा, किसी भी काम के लिए ऑफलाइन आपको कहीं पर भी दफ्तर खोलने की जरूरत नहीं है। आगे जाके आपकी मर्जी है, आपने अपने नीचे इंप्लॉइज रखने हो, ट्रेनीज रखने हो, काम बढ़ाना है, पूरी एजेंसी खोलनी है, तो आप दफ्तर ले लें, वहां पे लोग रखें, बंदे हायर करें, उनको सिस्टम्स प्रोवाइड करें, वो आपका काम करेंगे, ये चीज भी पॉसिबल है। अच्छा जी, ये तो है 4 से 5 महीने का कोर्स। और अगर कोई भाई सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स और डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहे, तो उनके लिए जो है सिर्फ 1 से 1.5 महीने का कोर्स है जी, सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर। ठीक है, ये 1 से 1.5 महीने का कोर्स है, और इसमें आपकी करीब 12 से 15 क्लासेस होंगी। लेक्चर ड्यूरेशन वही है, और अप्रोक्सीमेटली 20 घंटों का ये कोर्स होगा। ये इसी 4 महीने वाले कोर्स का ही हिस्सा है। पहले ये 2 मॉड्यूल्स और मॉड्यूल 6 डिजिटल मार्केटिंग, ये तीनों मॉड्यूल्स मिला के जो है ना, इस 1 से 1.5 महीने वाले कोर्स में करवाया जाता है। इसकी क्लासेस भी फ्राइडे सैटरडे संडे को ही होंगी, 8 बजे से लेकर 9:30 तक ही होंगी। शुरू की क्लासेस में इनकम टैक्स वाले और ये CDCA यानी कि सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी वाले इकट्ठे ही पढ़ रहे होंगे, और जब इनकम टैक्स का मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद इनका आगे सेल्स टैक्स स्टार्ट हो जाएगा, मॉड्यूल 3, और जो इनकम टैक्स वाले होंगे उनके सर्टिफिकेट्स उन्हें दे दिए जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक तो थी कुछ ऐसी चीजें जो टेक्निकल सी हैं, कुछ को समझ आ गई होंगी, कुछ को समझ नहीं आई होंगी। अब हम चलते हैं थोड़ी सी समझने वाली चीजों पे, थोड़ा एक तमहीद बांध देते हैं, एक बेस बनाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे हम इंशाल्लाह इन्हीं चीजों पर, और फिर देखेंगे कि ये चीजें हमें किस तरीके से इंशाल्लाह समझ आएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है कोई भी एक शीट एक अदद ओपन कर लेते हैं, बल्कि ये मेरे पास शीट है, इधर इसी भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ना हम बात कर लेते हैं कि टैक्स क्या होता है। अभी इस टाइम आप में से हर बंदा इस चीज से वाकिफ होगा कि जी टैक्स सीजन आ गया है, टैक्स सीजन आ गया है, हुकूमत ने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, बजट आया है, बजट में बहुत ज्यादा टैक्सेस लग गए हैं, फलां चीज पे टैक्स बढ़ गया है, फलां चीज पे टैक्स कम हो गया है। ये चीजें हाँ आप लोग दिन रात सुनते हैं, और ये फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह आने के बाद अब ये चीजें हर बंदे के फिंगर टिप्स पे होती हैं, हर बंदे को पता है कि अच्छा टैक्स ये होता है और ये सारी चीजें। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बेस बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्स क्या है। यहाँ पे लिख लेते हैं, अदरवाइज ये जो ओरिएंटेशन की एक फाइल है, इसमें भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, व्हाट इज टैक्स और व्हाट इज FBR, ये वो सारा कुछ, तो इस पे भी आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरी कोशिश है कि मैं आपको लिख के समझाऊं, ताकि आप लोगों को साथ साथ समझ आ जाए। अच्छा जी, टैक्स क्या होता है? तो भाई, टैक्स जो है ना, हर मुल्क में ही तकरीबन कोई ना कोई हुकूमत होती है, कोई ना कोई स्टेट होती है, रियासत होती है, जो जिम्मेदारी लेती है अपने मुल्क में रहने वाले लोगों की। अब क्या जिम्मेदारियां होती हैं स्टेट की? क्या जिम्मेदारियां होती हैं जी? स्टेट की जिम्मेदारियां होती हैं, स्टेट की जिम्मेदारियां, गवर्नमेंट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आर्मी, जिसको हम डिफेंस कह लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है
इंसाफ, जस्टिस, पुलिस, रोड्स जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में ले आते हैं, ये सब कुछ बनाना किसकी जिम्मेदारी है? ये सारी स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। इन जिम्मेदारियों के लिए स्टेट को पैसा चाहिए होता है। इस सब के लिए स्टेट को पैसा चाहिए होता है। पैसा कहाँ से आता है जी? पैसा कहाँ से आता है? तो पैसा मुख्तलिफ सोर्सेज है, ठीक है। उसके सोर्सेज हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपके मुल्क से निकलने वाले मिनरल्स, मादनियात, आपके मुल्क से निकलने वाले मादनियात, लाइक गोल्ड, कॉपर, आयरन, सबसे बढ़कर ऑयल, गैस वगैरह। जैसे अब इसमें कौन सी कंट्रीज हैं? मिसाल के तौर पे आप अगर देख लें तो आजकल सबसे मशहूर है जी ईरान, ठीक है। फिर आसपास के जितने ये खलीज के ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, उन सब में तेल वगैरह बहुत निकलता है, ठीक है जी। ईरान हो गया, रशिया हो गया, और इसके अलावा कतर वगैरह हो गए। तो इनमें क्या है, इनमें तेल और गैस वगैरह बहुत ज्यादा निकल रहा है, ये एक मिसाल है। कुछ कंट्रीज हैं उनमें टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कुछ कंट्रीज में टूरिज्म से पैसा आता है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जिनके पास इस तरीके की सहूलियत ना हो, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अपने अवाम से पैसा मांगते हैं, या पैसा मांगते हैं या फिर लेते हैं। इस पैसे का नाम क्या है जी? इस पैसे को हम लोग टैक्स कहते हैं। ये जो सारे का सारा पैसा है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है टैक्स। इस पैसे को टैक्स कहा जाता है। और इसकी फिर आगे कई टाइप्स भी हैं, जैसे इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कस्टम्स का टैक्स है, एक्साइज का टैक्स है। वो सारी टाइप्स क्यों बनाई गई हैं? यानी टैक्स लेने के मुख्तलिफ तरीका कार है, मुख्तलिफ नाम रख दिए गए हैं ना उनके। जैसे आप लोग ब्रेड खाते हैं अगर, तो आप ब्रेड खा लें, आप रोटी खा लें, आप बन खा लें, आप रस खा लें, आप बिस्कुट खा लें, अल्टीमेटली आप किस चीज का इंटेक कर रहे होते हैं? आप गंदम खा रहे होते हैं ना। तो गंदम खाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उनको जो है वो उनके मुख्तलिफ नाम भी रख दिए गए हैं। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वो सारी चीजें मिल मिला के एक ब्रेड ही है वो, ठीक है। ब्रेड से ही वो सारी चीजें एक तरह से बन रही होती हैं, यानी ब्रेड एक उसमें कॉमन प्रोडक्ट आप कह लें, ठीक है। और ओवरऑल वो होता क्या है? गंदम है, मैदा है, आटा है। तो इसी तरीके से ये टैक्स है। टैक्स को लेने के फिर मुख्तलिफ तरीके का आ रहे हैं। ये समझ लें कि जो हमारी स्टेट है, उसका दिल करता है कि जी हमने ब्रेड खानी है तो वो इनकम टैक्स पकड़ लेंगे। उनका दिल करता है कि चलो बिस्किट खा लेते हैं आज, तो वो सेल टैक्स पकड़ लेंगे। उनका दिल करता है कि चलो आज जो है वो रोटी खानी है, तो वो कस्टम्स टैक्स पकड़ लेंगे। उनका दिल करता है कि आज हमने रस खाने हैं, बंद खाने हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें खानी है, तो वो एक्साइज वाला टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। तो टैक्सेस सारे लिए जाते हैं। अल्टीमेटली कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है ये सारी। इस सब से क्या होता है? गवर्नमेंट की इनकम बनती है, और गवर्नमेंट ये सारा पैसा लगाती है फिर अपने मुख्तलिफ इदारों पे, और मुख्तलिफ जो उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ शोबों में ये पैसा खर्च किया है। जब आप कहते हैं ना जी बजट आ रहा है, और बजट में हमारे पास इतने एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट के, और इतनी गवर्नमेंट की इनकम है, तो गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आ रहा होता है? गवर्नमेंट के पास मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो टैक्स होता है। फिर इसके अलावा कुछ दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ मिनरल्स निकल आते हैं, कुछ टूरिज्म से पैसा आ जाता है, कोई फाइन्स एंड ड्यूटीज की कलेक्शन होती है। इस दफा बड़ा वो मशहूर हुआ रहा है मसला कि जो पाकिस्तान का इस दफा का बजट है, उसमें इन्होंने लिखा है कि जी 45 अरब रुपया हम लोग इकट्ठा करेंगे, ये जो आपका ट्रैफिक का चालान होता है इससे हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो इस चीज के ऊपर बड़ी लोगों ने सवालात उठाए हैं कि ट्रैफिक का चालान जो है वो तो एक जुर्म है,
और आपको कैसे पता चल गया है पहले से ही कि आपके मुल्क में ये जुर्म इस नौयत का होना है और इतनी हद तक होगा कि हमें 45 अरब इकट्ठा हो जाएगा। तो लेकिन बताने का मकसद ये है कि वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। खैर वो सोर्स ऑफ इनकम बहुत छोटे छोटे इनकम होते हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है किसी भी मुल्क का इस टाइम जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो टैक्सेशन है। आई होप कि अब आपको टैक्सेशन के बारे में एक आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो जब मैंने मॉड्यूल्स की बात की है, यहाँ पर आपने मॉड्यूल्स देखे थे कि जी हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे और हम लोग सेल्स टैक्स पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ गया होगा कि अच्छा अच्छा ये जो टैक्स कलेक्ट की करना है एफबीआर ने, इदारे ने, उसने इस तरीके से टैक्स लेना है कि कुछ टैक्स इनकम टैक्स के नाम से लेना है और कुछ टैक्स सेल्स टैक्स के नाम से लेना है। और यही दो मेजर टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, बाकी जरा छोटी छोटी टाइप्स ऑफ टैक्सेस होती हैं और ये हमने पढ़ना है और इसी में कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी कस्टम्स वगैरह के टैक्स की कलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी वहीं से हो रही होती है, इदारे खुद ब खुद ही कर रहे होते हैं। जब इंपोर्ट हो रही होती है, एक्सपोर्ट्स हो रही होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें हो रही होती हैं। इसी तरीके से एक्साइज वगैरह की जो कलेक्शन है वो भी ऑटोमेटिकली हो रही होती है, आप जैसे आप टोकन टैक्सेस वगैरह पे करते हैं। लेकिन ये जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स है ना, इसकी हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तो इसके लिए कंसल्टेंट की जरूरत होती है। तो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे जो ये दो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, वो कहाँ से इमर्ज हुए। अच्छा, मॉड्यूल 1 क्या है? आइरस। आइरस बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है। बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग आप लोगों को थोड़ी सी इसलिए पढ़ाई जाती है कि वो स्टूडेंट्स जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से नहीं है, मिसाल के तौर पे आप में से कुछ वकला होंगे, कुछ आर्ट्स के जो है वो स्टूडेंट्स होंगे, कुछ आर्ट्स ग्रेजुएट होंगे, तो उन्हें तो नहीं पता होगा ना कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, एसेट क्या है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है। ये थोड़ी बहुत टर्म्स होती हैं, कोई अगर मैं गिनना चाहूँ ना तो जी उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं, यानी मैक्सिमम समझ लें कि शायद कुछ 10 से 12 टर्म्स होंगी, 10 से 12 अल्फाज हैं जिनका मतलब पता होना चाहिए आपको। बस यही बेसिक अकाउंटिंग है। ये नहीं कि मैं आपको लंबा चौड़ा कोई अकाउंटिंग सिखाने लग जाऊंगा, हमारा इसके ऊपर एक लेक्चर भी नहीं लगेगा, ये दरमियान में ही कवर हो रही होगी आपकी बेसिक अकाउंटिंग। हर लेक्चर के अंदर थोड़ी थोड़ी हम इसके बारे में चीजें देख रहे होंगे, जहां पे कोई इस टाइप की चीज आ जाएगी वो मैं आप लोगों को समझा दिया करूंगा। और इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स एक जो वकील साहब होंगे, जो कानून में एक्सपर्ट होंगे, वो भी, और एक कॉमर्स ग्रेजुएट जो हिसाब किताब में एक्सपर्ट होंगे, आप दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। जो कॉमर्स ग्रेजुएट होगा उसको कानून के बारे में सब कुछ वो सीख चुका होगा इंशाल्लाह मुझसे। मैं सारा कानून सिखाऊंगा, लिटिगेशन क्या चीज है, कानून क्या कहता है किस चीज के बारे में, अपील कैसे जमा करवाती है, नोटिस आ जाए तो उसके जो है वो कैसे आपने उसको विड्रॉ करवाना है, कैसे अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है, कैसे आपने अपील करनी है, अपील में ग्राउंड्स ऑफ अपील वगैरह कैसे बनाने हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे वकला हजरात हैं जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती, जो लॉ में तो एक्सपर्ट होते हैं बट अकाउंटिंग में थोड़े से वीक होते हैं, उनकी पढ़ी नहीं हुई ना, उनके कोर्स में शामिल नहीं होती, तो उन्हें भी इंशाल्लाह पूरी तरीके से एक्सपर्ट बना देंगे कि उन्हें सारा कुछ पता होगा कि अच्छा एसेट ये चीज है, कैपिटल ये चीज है, ओपनिंग कैपिटल क्या है, क्लोजिंग कैपिटल क्या है, एसेट की कॉस्ट क्या है, एसेट की डब्ल्यूडीवी क्या है, ये सब कुछ पता होगा उन्हें। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहले 3 मॉड्यूल्स के बारे में तो इमेज थोड़ा सा क्लियर हो गया, अब समझ आ गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर ही अगर देखा जाए ना, बल्कि ऐसा करते हैं शीट पे चलते हैं कि ये जो टैक्स की टाइप्स है ना, ये फिर जो अगर इनकम टैक्स लिया जाएगा तो वो आपकी इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। इनकम टैक्स क्या है? हमारी इनकम का कुछ हिस्सा जो हम गवर्नमेंट को देंगे, दैट इज इनकम टैक्स। बिल्कुल बेसिक सी चीज है। सेल्स टैक्स क्या है? हमारी सेल्स की कुछ प्रोपोर्शन होगी जो हम गवर्नमेंट को दे रहे होंगे। हमारी सेल्स का कुछ पोर्शन तो नहीं कह सकते, सेल्स की कुछ प्रोपोर्शन, यानी सेल्स के तनासब के लिहाज से कि हम लोग उसको दे रहे होंगे। ठीक है, या यूं समझ लें, टैक्स जो हम बिजनेस की सेल्स के मुताबिक पे करते हैं, ये सेल्स टैक्स हो गया। इस टैक्स को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, इन टैक्सेस को इकट्ठा करने के लिए, इन टैक्सेस को इकट्ठा करने के लिए
गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक इदारा बना दिया। उस इदारे का नाम क्या है? उस इदारे का नाम है जी एफबीआर। उस इदारे का नाम एफबीआर है। और एफबीआर जो है, पहले तो पुराने जमाने में ये अपने दफातर के जरिए और वो मैनुअल तरीके से ही टैक्सेस वगैरह को कलेक्ट किया करता था। लेकिन अब क्या होता है, अब ये टैक्स पे किया जाता है आईरस के जरिए, एक सॉफ्टवेयर के जरिए। एफबीआर ये टैक्स अब ऑनलाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए हमसे कलेक्ट करता है। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जी? इस सॉफ्टवेयर का नाम आईरस है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आ गई है, बस जो आखिरी पॉइंट जिस पे अब हम पहुंच रहे हैं, कि रिटर्न फाइलिंग। अब ये पैसे तो हमने देने हैं, टैक्स तो हमने देना है, लेकिन कितना टैक्स देना है, कैसे देना है, उसकी कोई कैलकुलेशन होगी। उस टैक्स की कैलकुलेशन को कहा जाता है जी इनकम टैक्स रिटर्न या गोशवारा। ठीक है। अब ये टैक्स किस हिसाब से और कितना पे करना है, इस हिसाब किताब का नाम इनकम टैक्स रिटर्न ही मैं टैक्स रिटर्न लिखूं, क्योंकि सेल टैक्स में भी रिटर्न होती है और इनकम टैक्स में भी होती है। का नाम टैक्स रिटर्न या गोशवारा है। ठीक है। ये गोशवारा या टैक्स रिटर्न जो है ना, ये टैक्स रिटर्न आइरस पे बनती है। ये टैक्स रिटर्न आइरस पर बनती है और वहीं ऑनलाइन सबमिट होती है। इसी को कहा जाता है रिटर्न फाइलिंग। और कंसल्टेंट्स क्या करते हैं जी? कंसल्टेंट्स ये टैक्स रिटर्न बनाते हैं। कंसल्टेंट्स ये टैक्स रिटर्न बनाते हैं और सबमिट करवाते हैं। ये हमारा काम है, इसलिए आप लोग आज यहाँ पे मेरे सामने इकट्ठे हुए हैं कि जी हमने ये टैक्स रिटर्न बनाना सीखनी है कि कैसे किस बंदे ने कितना टैक्स देना है। ठीक है। तो फाइलर क्या होता है जी? एक सवाल है। फाइ फाइलर क्या होता है? यहाँ पे हम एक सवाल लिखते हैं कि जी फाइलर क्या होता है, तो भाई उसका जवाब यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारे पास, कि वो शख्स जो अपनी रिटर्न फाइल करता है वो फाइलर होता है। वो शख्स जो अपना गोशवारा जमा करवाता है या रिटर्न फाइल करता है वो फाइलर होता है। वो शख्स जो अपनी रिटर्न फाइल करवाता है उसे फाइलर कहते हैं। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, आपने जो अक्सर लफ्ज सुना हुआ है कि फाइलर क्या होता है जी, मैंने फाइलर होना है, मेरे पास क्लाइंट आ गए हैं वो कहते हैं जी हमने फाइलर होना है। तो ये जो सारे लोग आके कहते हैं कि फाइलर होना है, वो चीज क्या है फाइलर, तो आई होप कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा। लफ्ज फाइलर जो है ना, ये फाइलिंग से बना है। रिटर्न फाइल करता है जो शख्स। फाइल का मतलब होता है टू सेंड समथिंग। ठीक है। टू सेंड समथिंग, टू सबमिट समथिंग। तो फाइल करने वाला, रिटर्न फाइल करने वाला फाइलर बन जाता है। जिस तरीके से जो शख्स किताब पढ़ता है वो रीडर बन जाता है। जो शख्स गेम खेलता है, प्ले करता है, उसको हम लोग प्लेयर कहते हैं, साथ में ईआर लगा देते हैं ना। ऐसे ही जो अगर कोई बंदा आपसे कहता है ना फाइलर बनना है, तो उसका क्या मतलब है कि वो शख्स आपसे कहता है कि मेरा गोशवारा जमा करवा दो, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दो, फाइल कर दो। जैसे ही आप उस शख्स की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा देंगे, फाइल कर देंगे, तो वो शख्स क्या बन जाएगा?
वो शख्स एक फाइलर बन जाएगा। इंशाल्लाह हमारी जो कल की क्लास है उसमें हम लोग प्रैक्टिकली फाइलर बनाने का पूरा तरीका सीख रहे होंगे। आईरिस के ऊपर हम लोग एक शख्स को फाइलर करेंगे आप लोगों के सामने लाइव क्लास में। अच्छा जी, तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि अच्छा ये फाइलर होता है, और ये फाइलर जिस बंदे ने करना होता है वो कंसल्टेंट होता है, और वो हम लोग कंसल्टेंट है। हमें अगर किसी को फाइलर बनाना आता होगा तभी हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे और हम लोग उनको फाइलर बना रहे होंगे। तो दैट सिंपल, ये काम आपका इनकम टैक्स में होता है। ठीक है, फिर आगे सेल टैक्स में सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन होती है, लोग सेल टैक्स फाइलर बनते हैं, फिर सेल टैक्स की रिटर्न्स जाती हैं। इसी तरीके से अब जो एक बंदा अगर इनकम टैक्स में फाइलर हो गया ना, तो फिर उसकी हर साल रिटर्न जाना शुरू हो जाती है, और जो सेल टैक्स में फाइलर होता है उसकी हर महीने रिटर्न जाना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल उठता है, आप लोगों के भी माइंड में आया होगा कि भाई फाइलर तो मान लिया ये शख्स हो जाता है, कंसल्टेंट ने फाइलर कर भी दिया, गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत भी पड़ गई, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूं मैं टैक्स दूं, मैं चाहता ही नहीं हूं मैं फाइलर बनूं। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो मुझे मजबूर करेगी कि मैं फाइलर बन जाऊं? मुझे क्या जरूरत आन पड़ी है कि मैं फाइलर बनूं? क्यों मैं फाइलर बनता हूँ? ठीक है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तब अगर लोग फाइलर बनना ही नहीं चाहेंगे तो फिर हम लोग कंसल्टेंट बन के क्या करेंगे? असल में जो हमारा पेशा है, प्रोफेशन है, उसकी डिमांड तो यही इसी पॉइंट से समझ आती है ना, कि लोगों के इख्तियार में है फाइलर बनना या नहीं है। अगर तो लोगों के इख्तियार में हो टैक्स देना या फाइलर बनना, तो कोई भी ना तो कोई फाइलर बनेगा ना कोई टैक्स देगा। अपनी जेब से पैसे निकाल के कौन देता है? हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई चीज है जो मजबूर करती है किसी भी शख्स को फाइलर बनने के लिए, और वो क्या चीज है जी? आप उनमें से कुछ चीजें हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर आपको बाकी जो है वो साथ साथ जो मुश्किल चीजें हैं फिर वो साथ साथ आगे क्लासेस में कवर होती जाएंगी जी। कोई भी शख्स फाइलर क्यों बनता है, ये असल सवाल है हमारा। तो ये जो शख्स कोई भी है ना, ये फाइलर क्यों बनता है? गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां लगाती है नॉन फाइलर्स पर, और गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है फाइलर्स को। अब ये दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये कि गवर्नमेंट नॉन फाइलर्स के ऊपर कुछ पाबंदियां लगा देती है, और जो फाइलर्स हैं उनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देती है। इन चीजों के लिए, यानी पाबंदियों से बचने के लिए और बेनिफिट्स हासिल करने के लिए, मजबूरन लोग फाइलर होते हैं। आपको पता है जो मौजूदा रेट्स आए हैं ना इनकम टैक्स के, उसमें अगर कोई शख्स फाइलर है तो जमीन बेचते वक्त उसको सिर्फ और सिर्फ 1.25% टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं तो देखिए, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी जमीन की अमाउंट है जी, यहाँ पे लैंड टू बी सोल्ड, इसकी अमाउंट कितनी है जी? इसकी अमाउंट है आपके सामने 50 लाख रुपए। ठीक है, 50 लाख रुपए की जो है ना किसी की लैंड है जो कोई बेचना चाहता है। अब गवर्नमेंट कहती है कि जी इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब देखते हैं जी टैक्स। फाइलर के लिए कितना है और नॉन फाइलर के लिए कितना है? फाइलर का जो टैक्स है ना जी, वो बनता है इस अमाउंट का 1.25%, जो कि बनता है तकरीबन 62,500 रुपए। और नॉन फाइलर का टैक्स पता है कितना है? मोर देन 10% पे चला गया। ठीक है, तो तकरीबन जो है 50 लाख का 10%, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 लाख रुपए
अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब एक बंदे को पता है कि भाई अगर मैं फाइलर बन जाऊंगा तो मुझे इतना ज्यादा फायदा मिलेगा, कितनी रिडक्शन हो रही है, तकरीबन ये मैंने बिल्कुल ऐसे राउंड फिगर्स लिखी हैं, तो जो मैंने 10% लिखा है, इतने से काम करने से, एक बार फाइलर होने से, अगर वो जमीन बेचता है अपनी 50 लाख रुपए की, तो सॉरी, ये बेचने वाला नहीं, खरीदने वाला है, ठीक है, जो फरोख्त कर रहा होता, जो खरीद रहा होता है, तो परचेज कर रहा होता है, उसके ऊपर तकरीबन तकरीबन कोई 4 लाख रुपए से भी जायद का बेनिफिट है उसको, अगर वो फाइलर हो जाए। तो जब उसको पता चलता है, वो जमीन बेचने जाता है और उसको पता चलता है कि भाई वैसे तो मुझे 5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, और अगर मैं फाइलर होऊंगा तो मुझे तकरीबन कोई 60,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, तो वो भाग के आएगा और आपको क्या कहता है कि भाई मुझे फाइलर कर दो। इसी तरीके से आपका बैंक में पैसा पड़ा हो, आपका जो है वो सेविंग अकाउंट हो, बैंक से पैसा निकलवाना, बैंक से प्रॉफिट लेना, कंपनी से डिविडेंड लेना, कार खरीदना, ठीक है। तो और इस तरीके की बहुत सारी इसमें इकसाम है, जमीन बेचने पर भी, खरीदने में भी, इन सब जगहों पर जो है ना, फाइलर के फायदे हैं और नॉन फाइलर के लिए नुकसान है। इसके अलावा फिर जो मुलाजिम कंपनीज में काम करते हैं, उनकी कंपनीज की तरफ से भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने फाइलर बनना। तो अब आपको थोड़ा सा फाइलर वाली बात तो हो गई क्लियर। अच्छा, अब ये क्या है जी, ये आइरस पोर्टल है जिसके ऊपर ये सारा कुछ आपने करना होता है। आइरस पोर्टल कैसा दिखता है, ये आइरस पोर्टल है आपके सामने। आप FBI गूगल पे चले जाएं, खाली आप लिख दें जी IRIS, सर्च कर दें, आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा जी, लिखा हुआ है आइरस 2.0। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आइरस 2.0 पे, तो ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इदारा जो है ना, ये उनकी वेबसाइट है। इसके ऊपर हर शख्स का जो भी टैक्स पे करना चाहता है, जो भी अपना गोशवारा जमा करवाता है, उसका एक लॉगिन अकाउंट होता है, यानी उसका शनाख्ती का नंबर लगता है यहाँ पे, उसका एक जाती पासवर्ड होता है वो यहाँ पर लगता है, और उसके बाद पोर्टल में लॉगिन हो जाता है। और अगर वो शख्स यहाँ पर ना रजिस्टर्ड हो, यानी ये जो FBR की वेबसाइट है, इसकी आइरस जो है, इसके ऊपर अगर कोई शख्स रजिस्टर्ड ही ना हो, तो फिर इस तरीके से उसका लॉगिन नहीं होता। उसको क्या करना पड़ता है जी, उसको यहाँ पर ये देख रहे हैं लिखा हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ इस ऑप्शन पे जाके उसको पहले रजिस्टर होना पड़ता है। ये भी फाइलर का प्रोसेस का हिस्सा है, कल हम लोग ये सीख रहे होंगे। अच्छा, जिनका लॉगिन आईडी बन जाती है जी, ऐसे उन्होंने लॉगिन पे क्लिक करना है, ये कोड दबाना है यहाँ पे, NBF5P, ये देख सकते हैं आप लोग। अब ये अकाउंट ओपन हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाली पूरी लाइन है ना, ये सारी की सारी इनकम टैक्स के हवाले से है। लिखा हुआ है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न और विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स और ये वो सारा कुछ। और नीचे की जो सारी लाइन है, ये किसके लिए, फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न। तो खा आपने इनकम टैक्स का काम करना हो, खा आपने सेल्स टैक्स का काम करना हो, वो सारे का सारा काम आपने यहाँ इसी पोर्टल के ऊपर ही करना है, ठीक है। यहाँ पे आप गोशवारा बनाते हैं और जमा करवा देते हैं इसी पोर्टल के ऊपर। जो टैक्स आपने पे करना होता है, वो आप अपने मोबाइल से भी पे कर सकते हैं, आप बैंक में जाके भी पे कर सकते हैं, उसका चालान अलग से बन जाता है। गोशवारा या रिटर्न जो फाइल होती है आपकी, जो इनकम टैक्स रिटर्न है, वो आपकी इसी पोर्टल से ही बनती है, ठीक है। तो ये एक ही पोर्टल है जिसपे आपने सारा इनकम टैक्स का काम भी करना है और आपने सेल्स टैक्स का काम भी करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर बात कर रहे थे जी हम लोग, ये आगे लीप। अब ऐसे एक पोर्टल लीप है, इसका क्या काम है भाई, इसका काम होता है कंपनीज बनाना, कंपनीज को रजिस्टर करना। ये सारा काम भी ऑनलाइन ही होता है। अब आप लोगों के जहनों में ये सवाल आएगा कि कंपनी को क्यों बनाएगा, कंपनी होता क्या है, सबसे पहले कंपनी कब बनेगी, कैसे बनेगी। भाई जो लोग पाकिस्तान में कारोबार करना चाह रहे हैं और एक प्रॉपर रजिस्टर्ड कारोबार जो है ना, उसको कंपनी कह दिया जाता है। आसान अल्फाज में अभी इतना समझ लें कि जिस कारोबार को गवर्नमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड करती है और अपने रिकॉर्ड में ले आती है, और जिसके नाम की एंड पे लिखा होता है जी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या SMC प्राइवेट लिमिटेड, उसे कंपनी कहा जाता है। कंपनी में एक बंदा या एक से ज्यादा अफराद हो सकते हैं जो कि हिस्सेदार होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, अपना अपना पैसा लगाते हैं, और उसके बाद कंपनी काम करती है, और फिर जब कंपनी पैसा कमाती है तो वो सबको उस पर प्रॉफिट देते हैं।
जिसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। खैर, कंपनीज के बारे में भी हम लोग सारा कुछ पढ़ रहे होंगे। इसका भी एक पोर्टल है, ठीक है, ये पोर्टल भी आपके सामने ओपन है, इसको लीप कहा जाता है। पोर्टल इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पर आप अपनी कोई भी कंपनी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप कंपनी अपनी शुरू कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी बनानी है, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी सेक्शन 42 की, एनजीओ, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 45, या फिर कोई फॉरेन कंपनी। जो चीज आप बनाना चाहें आपने वो सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रोसीड कर देना है, ठीक है जी। जितने उसके अंदर शेयर होल्डर्स होंगे सारा कुछ आपने यही इन्हीं पोर्टल्स के ऊपर से ही करना है। और अगर आप जब ये कंपनी बनाना सीख जाएंगे ना, तो आपको टोटल 10 मिनट लगेंगे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब आप थोड़े से दरमियाने लेवल पे होंगे तो आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाया करेगा कंपनी बनाने में। और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको, अब मुझे राइट दिस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शायद 10 मिनट से भी कम वक्त लगता है। मुझे पता है कि ठीक है ये पोर्टल है, मैं आंखें बंद करके भी डाटा डालता हूँ, मेरी कंपनी बन जाती है, ठीक है। मैंने बस अभी बैठ के सारा डाटा डालूंगा, कल शाम तक जो है मुझे ईमेल आ जाएगा कि जी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। ना कोई ऑब्जेक्शन, ना कोई ऑब्जर्वेशन, आहिस्ता आहिस्ता आपका भी ये लेवल है। और पता है इस चीज के पैसे कितने हैं? अब कंपनी बनाने का जो आपकी फीस होगी ना, जो एससीसीपी के पैसे हैं वो तो अलग है, वो चालान बना दिया करें, कस्टमर खुद ही पे कर देता है। आपके पैसे कितने होते हैं जी? आप उसमें 10,000 चार्ज कर लें, 15 कर लें, 20,000 चार्ज कर लें, टाइम कितना? 10 मिनट। 10 मिनट देने के आप 10,000, 15,000, 20,000 चार्ज कर लेते हैं। आप शुरू करना चाहें, शुरू में आपके पास, आपको लगता है कि जी मेरे पास जरा भी क्लाइंट्स मैं बनाना चाह रहा हूँ, आप 5-6 हज़ार से शुरू कर दें। 5,000 से कम तो कोई भी नहीं लेता। ये भी बहुत रेयर लोग हैं जो ये 5-5 हज़ार वाला करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एरर आता है उन लोगों के काम में, उनको काम आता नहीं होता। जिस बंदे को काम आ जाता है और जो इस तरीके से कर रहा होता है प्रॉपर गारंटी के साथ, वो नॉर्मली 15,000, 20,000 चार्ज करते हैं। आप देखें, काम 10 मिनट का काम और पैसे 15,000, 20,000 या 10,000। यही हाल आपकी रिटर्न फाइलिंग का है। जब आप लोग प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग सीख जाएंगे तो डाटा वगैरह प्रॉपर ढंग से डालना पड़ता है, उसमें सी चीजें करनी पड़ती हैं। तो वो डिपेंड करता है, जितना डाटा होता है उतना टाइम लगता है, लेकिन ऑन एवरेज एक अच्छी रिटर्न के ऊपर आपका मैक्सिमम 2 घंटे लग जाएंगे रिटर्न बनाने पे। और अच्छे रिटर्न के लिए आप चार्ज कर सकते हैं 15,000, 20,000 रुपए। कंपनीज की, बिजनेसेस के रिटर्न के लिए 50-50 हज़ार भी आप चार्ज कर सकते हैं। और ये जो आप देखते हैं कि जी 3,000 रुपए रिटर्न का, 4,000 रुपए रिटर्न का, वो बिल्कुल छोटी सी रिटर्न होती हैं, उनके लिए 1 मिनट लगता है, ठीक है। मेरे जैसे बंदे को जब काम कर रहा है ना, उसको 1 मिनट लगता है पूरी रिटर्न बनाने में। वो बस ऐसे ही रैंडम फिगर्स डालनी होती हैं, या जो क्लाइंट ने फिगर दे दी वो डाल दी जल्दी जल्दी से, और रिटर्न तैयार। तो आप देखिए कि 1 मिनट के 5,000 रुपए हैं, 2 घंटा काम कर लें 20,000, 25,000, 30,000 रुपए हैं, 10 मिनट में कंपनी बना दें, चार्जेस 15,000, 20,000 रुपए हैं। मैं आपको थोड़ा सा मॉनेटरी वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी भी पोर्टल्स की तरफ चलते हैं। तो ये होता है जी कंपनी। कंपनीज क्यों बनाई जाती हैं? बिजनेस भी करना चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, मैं ऐसे दुकान खोल के बैठ जाऊं, ये भी बिजनेस है। कपड़े की दुकान बना लूं, जूते की दुकान बना लूं, कोई और कारोबार करना शुरू कर दूं, कोई फैक्ट्री भी बना लूं, तो भी कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं बिजनेस। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो आपको लाजम कहे कि पहले कंपनी बनाओ फिर आप बिजनेस कर सकते हो, नहीं तो आप बिजनेस ही नहीं कर सकते। बट लोग कंपनी क्यों बनाते हैं? उसके भी इसी तरीके से बेनिफिट्स हैं, जैसे आपने टैक्स के बेनिफिट्स देखे हैं कि जी कंपनीज को लोन आसानी से मिल जाता है, कंपनीज के साथ डिफरेंट अदर कंपनीज या डिफरेंट अदर कस्टमर्स या सप्लायर्स जो हैं वो डील कर लेते हैं बड़ी ही आसानी से, बड़ी खुशी के साथ कि भाई ये तो एक रजिस्टर्ड कारोबार है, प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं उन्होंने, कारोबार अपना रजिस्टर करवाया है, एक से ज्यादा बंदे हैं इसके अंदर शेयर होल्डर हैं, तो कोई रिस्क नहीं होता उन्हें। इसी तरीके से बैंक को कोई रिस्क नहीं होता, बैंक बड़ी आसानी से लोन दे देता है। उन्हें पता है कि इसके पीछे एससीसीपी इदारा मौजूद है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। अगर ये बंदा कहीं पैसे लेके भागता है तो हम एससीसीपी के पास जाएंगे कि भाई हमने आपकी रजिस्टर्ड कंपनी को जो है वो, सॉरी, लोन दिया और ये सारा कुछ किया है। तो ये इसके रीजंस होते हैं। अपने कारोबार को एक अच्छा स्टेटस दिलवाने के लिए लोग कंपनी के तौर पर रजिस्टर करते हैं। करनी किसने रजिस्टर्ड है? आपने। आप कंसल्टेंट है, ठीक है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी आपने करनी है, फिर उसके बाद सालाना कंपनी के जितने मामलात होते हैं वो आप लोगों ने ही करने होते हैं। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर एक फाइल जो है, वो फाइल तो नहीं कह सकते, एक वो पिक सी थी, इमेज सी थी, मैंने शेयर की हुई है आप लोगों के ग्रुप में भी, ओरिएंटेशन ग्रुप के अंदर भी, कि हम लोग सीखेंगे क्या। यही सारी बातें, वैसे तो आपकी ये जो पीडीएफ फाइल बनी हुई है ना इधर, इन पीडीएफ फाइल्स के अंदर ये सारा कुछ इन डिटेल लिखा हुआ है। ये अगर आप आगे आगे करते जाएंगे ना, तो ये जरा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया है,
मैंने इन सारे पॉइंट्स को जो है ना थोड़ा सा ब्रीफ करके ना यहाँ पर 2 पेजेस पे लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि भाइयों आप लोगों ने इस कोर्स में सीखना है इनकम टैक्स। ठीक है। इनकम टैक्स में हर तरह की आप लोगों को रिटर्न फाइलिंग सिखाई जाएगी, हर तरह का कानून सिखाया जाएगा, हर तरह के एडवांस टैक्सेस सिखाए जाएंगे जो टैक्स वक्त से पहले डिडक्ट हो जाते हैं, हर तरह की विद होल्डिंग स्टेटमेंट सिखाई जाएंगी, हर तरह की एप्लीकेशन सिखाई जाएंगी। खा कोई शख्स एक्सटेंशन चाह रहा है, कोई शख्स रिवीजन चाह रहा है, रिफंड लेना चाह रहा है, अपना आरटीओ चेंज करवाना चाह रहा है, किसी भी तरह के नोटिस आ जाते हैं, ये तमाम तरह के नोटिस आपको करवाए जाएंगे और ये टोटली प्रैक्टिकल होगा। हमारा कोर्स होता है जी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल। इसी तरीके से सेल टैक्स है। सेल टैक्स में आप लोगों को सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन से लेके हर तरह की सेल टैक्स रिटर्न्स, हर तरह की कावानीन, एसआरओज, फिर उसके बाद आपका बैलेंस शीट का कोई इशू हो, इनवाइस रिलेटेड इशूज हो, केस स्टडीज के साथ आपको ये पढ़ाए जाएंगे। सेल टैक्स के रिफंड्स को क्लेम करने का तरीकाकार, इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट हो गई, हर तरह के नोटिस, उनके रिप्लाईज। फिर सेल टैक्स जो है ना ये वफाक का अलग होता है और सूबों का अलग होता है। तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, केपी रेवेन्यू अथॉरिटी, बीआरए बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, उन सबके भी टैक्स के पोर्टल्स के ऊपर आपको उनका भी सेल टैक्स सिखाना है, प्रोविंशियल सेल टैक्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे जो है आपका जनाब आ जाता है कॉर्पोरेट का मॉड्यूल। कॉर्पोरेट के मॉड्यूल में आपको जो पता है जी, पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सिखाई जाएगी एसएसबी के पोर्टल पे। फिर हर तरह की कंपनी बनाना, कंपनीज एक्ट 2017, इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस 2024 के कवानीन के मुताबिक कंपनीज चाहे एसएमसी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, हर तरह की कंपनी बनाना सिखाई जाएगी। कंपनीज के जितने भी फॉर्म्स हम लोग जमा करवाते हैं सालाना, वो सारे आपको जमा करवाना सिखाए जाएंगे। ये सारे वो काम है जो क्लाइंट्स ने आपसे करवाने हैं। ठीक है। फिर कंपनी वाइंडिंग अप, अगर किसी कंपनी खत्म करनी पड़ जाती है, वो कैसे खत्म करनी है, पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है, एलएलपी कैसे बनती है, फिर ट्रेडमार्क वगैरह कैसे रजिस्टर होता है, लोगो कैसे बनता है, उनके फॉर्म्स कैसे भेजे जाते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कैसे रजिस्ट्रेशन होती है। फिर उसके बाद जी पीसैप की रजिस्ट्रेशन, कोई फ्रीलांसर है, सॉफ्टवेयर हाउस है, कॉल सेंटर है, उनकी कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, पीएसडब्ल्यू में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले बंदे की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, पीईसी में कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है कंस्ट्रक्शन कंपनीज की। और सबसे बढ़कर फिर फेसबुक एड्स आपको सिखाने हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप एड्स आपको सिखाने हैं, ताकि आप जब ये इतनी सारी चीजें सीख जाएं तो ये ना हो कि आपको बैठ के इंतजार करना पड़े पूरा पूरा दिन कि पता नहीं कोई क्लाइंट आता है कि नहीं आता, और शाम को पता चले कि जी एक बंदा आया है फाइलर होने के लिए, और पूरा दिन आपने गुजार दिया दफ्तर में बैठ के, जिस दफ्तर का एक दिन का रेंट ही शायद 2,000 3,000 रुपए है। और पूरा दिन 2,000 3,000 रेंट देने के बाद शाम को एक बंदा फाइलर होने के लिए है, और वो आपको 3,000 रुपए दे के जाए, तो वो तो सिर्फ फ्रेंड में ही चला गया, बाकी बिजली के पैसे अलग, आपकी सैलरी अलग जो आप वहां पे बैठे हैं, तो कैसे पूरा होगा ये सब कुछ। आसान हाल क्या है, डिजिटली अपने आप को मार्केट करें, अपने इश्तेहारात लगाएं, घर बैठे पैसा कमाएं। ना जो है वो कोई आपका पैसा लगेगा, ना आपका कोई आना जाना पड़ेगा। हाँ सिर्फ ये है कि ये जो इश्तेहारात चलने हैं ना, इस पे आपका बहुत ही मामूली से पैसे लगने हैं। रोज का चाहे 300 रुपए से ऐड चलाना शुरू कर दे, ठीक है, रोज के सिर्फ 300 रुपए से आपके ऐड चलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर अल्लाह करम करे और आपकी किस्मत भी हो तो 300 रुपए में भी आपको डेली के 10 क्लाइंट्स मिल सकते हैं। और हर क्लाइंट अगर आपको जो है वो 5-5 हज़ार रुपए दे या 4-4 हज़ार रुपए भी दे शुरू में, तो आप एज्यूम करें कि 300 रुपया सुबह लगाया आपने, 10 क्लाइंट आए हैं, शाम को आप कितना अर्न करके उठते हैं, 40,000 रुपए। तो 300 रुपया लगा के आपने 40,000 रुपए वहां से निकाल लिया। ये इतना ज्यादा डिमांडिंग प्रोफेशन है। और अच्छा, अब ये डिमांड से मुझे याद आया कि थोड़ा सा टैक्स सीजन के बारे में भी आपको बता दूं कि टैक्स सीजन क्या होता है। ये रही हमारी शीट। व्हाट इज टैक्स सीजन? तो भाई बात ये है कि पाकिस्तान में ना सब लोग, पाकिस्तान में सब लोग हर साल 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक ये टाइम पीरियड है। ठीक है। तो बल्कि इसको जो है ना वो यूं कर देते हैं ब्रैकेट्स में, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि ये टाइम है। तो भाई 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक अपना
इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाते हैं। 3 महीने का ये टाइम है, ठीक है। तो ये जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये 3 मंथ्स का टैक्स सीजन का टाइम होता है, जिसमें तमाम लोग अपना इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाते हैं। और ये करवा रहे होते हैं वो कंसल्टेंट्स। तो इस वक्त जो है ना, आज है 4 जुलाई, लेकिन अभी क्या है कि वो जो गोशवारा है ना, वो एफबीआर ने अलाउ करना होता है। तो एफबीआर ने अभी तक अलाउ नहीं किया वेबसाइट के ऊपर। नया गोशवारा जब टाइम आता है ना 1 जुलाई का, तो उस टाइम नया गोशवारा इनेबल होता है एफबीआर की वेबसाइट पे, जो कि अभी तक नहीं किया है एफबीआर ने। लेकिन लोग अभी से कंसल्टेंट्स को पे कर रहे हैं, और वो अपना जिसे कहते हैं कि एक तरह से बुक करवा लेते हैं कि भाई ये पैसे पकड़ लें आप, हमें फिर बाद में याद रहे या ना रहे, आपने हमारी रजिस्ट्रेशन कर देनी है, आपने हमारा एनटीएन बना देना, हमें फाइल कर देना। क्यों? गोशवारा जमा करवा देना। क्यों? इस वक्त गवर्नमेंट ने जो जुर्माना है ना, अगर आप वक्त पर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, ठीक है। अच्छा, आप 30 सितंबर के बाद भी गोशवारा जमा करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक बात बताई जा रही है। तो फिर टैक्स सीजन में इतना रश क्यों होता है? ये भी तो एक सवाल है ना। तो मैं आपको इस सवाल का जवाब बताता हूँ कि भी तो फिर टैक्स सीजन में इतना रश क्यों होता है। अगर आप सीजन के बाद रिटर्न जमा करवाते हैं, तो आपको फाइलर बनने के लिए 25,000 रुपीज का फाइन पे करना पड़ता है। तो ये वजह है कि अब कोई भी बंदा 25,000 रुपए का फाइन नहीं पे करना चाहता। ये पहले होता था सिर्फ 1,000 रुपए का। लोग तब भी बड़ा जो है इसकी परवाह करते थे कि भाई क्यों मुफ्त में 1,000 रुपए पड़ जाएं, जब 3 महीने हमें मिले हुए हैं तो हम इन 3 महीनों में अपना गोशवारा जमा करवा लेते हैं। लेकिन अब तो ये फाइन 25,000 रुपए कर दिए। और अगर आप एक दफा ये आपने नई रिटर्न फाइल की और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं 25,000 रुपए ना भरूं, तो फिर कौन सा नुकसान होगा? फिर ये जो है ना, आपके पास ये नुकसान आपके सर पे लटकता रहेगा। जब कभी अगले साल में आप गाड़ी खरीदने गए चले, तब डबल टैक्स है। बैंक में पैसे निकलवाए, तब डबल ट्रिपल 4 गुना टैक्स डल देता है। फाइलर के लिए 0 है बैंक से पैसे निकलवाने पर, नॉन फाइलर के लिए जो है 0.8% टैक्स है। तो इसी तरीके से आपने प्रॉफिट है, फाइलर के लिए 20% है, नॉन फाइलर के लिए 40% है। डिविडेंड पे भी फाइलर के लिए 20 है, नॉन फाइलर के लिए 40% टैक्स है। तो ये सारे नुकसानात फिर आपको अगले साल भुगतने पड़ेंगे, जब तक आप 25,000 रुपए उन्हें दे नहीं देते। तो ये वजह है कि इस वक्त मैक्सिमम लोग जो है ना, वो अपनी रिटर्न्स जमा करवाना चाह रहे हैं। और रिटर्न फाइलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई कि क्लाइंट्स ने जो है वो पेमेंट्स भी करना शुरू कर दी हुई हैं। तो आप लोगों के लिए ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम आराम से जो है अपना काम यहाँ से सीखना शुरू करें। इंशाल्लाह पहली 4 से 5 क्लासेस के बाद ना आप लोग रिटर्न फाइलिंग सीख जाएंगे। सिर्फ पहली 4 से 5 क्लासेस के बाद, यानी आज मिसाल के तौर पर 4 तारीख है, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप नेक्स्ट वीक 2 क्लासेस तो अभी आपकी कल और परसों कल हो जानी, नहीं दो नहीं होनी बल्कि कल एक क्लास होगी, आज सैटरडे है। तो अभी एक क्लास आपकी कल हो जानी है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लासेस ये 10, 11 और 12। इनशाला 12 तारीख तक आप लोग रिटर्न फाइलिंग सीख चुके होंगे। ये मेरा आप लोगों के साथ वादा तो नहीं मैं कर सकता, क्योंकि फिर कोई और भी मसला हो सकता है, अल्लाह ना करे कि एक दफा क्लास भी नहीं हो पाती। लेकिन 99% मैं श्योर हूँ, अगर अल्लाह ने चाहा सारा कुछ ऐसी क्लासेस वगैरह होती रही, तो आप 12 तारीख तक रिटर्न फाइलिंग सीख जाएंगे। अभी एफबीआर ने रिटर्न अलाउ नहीं की, और आप सोचें अगर आप 12 तारीख तक रिटर्न फाइलिंग सीख जाते हैं, और साथ ही मैं आपको फेसबुक ऐड लगाने का तरीका भी सिखा दूं इन्हीं 12 क्लासों के बाद, कि भाई जब तक आपका कोर्स चल रहा है साथ ही आप लोग अपने फेसबुक एड्स लगाओ और काम पकड़ना शुरू करो। तो आप लोग इस सीजन में अगर आप लोग ढंग से काम करते हो, और आप लोगों के साथ मैं भी मौजूद हूँ, जहाँ पे मसला है मुझसे पूछ सकते हैं पूरे सीजन में। आपका ये कोर्स पूरे सीजन ही चलेगा ना। जिन्होंने 4 मंथ वाला कोर्स करना है उनका सीजन कोर्स तो चलेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर।
अक्टूबर के एंड में, या हो सकता है नवंबर में जाके खत्म हो, 4 से 5 महीने का कोर्स। मैं पूरा टाइम आप लोगों के साथ हूँ। तो इस सीजन में लोग इतना कमा लेते हैं जी कि वो सीजन सीजन के पैसों से लोग, कोई शख्स गाड़ी खरीद लेता है, कोई शख्स थोड़ा काम करता है वो बाइक खरीद लेता है, कोई कोई चीज खरीद लेता है, लोग अपने प्लॉट्स बना लेते हैं। तो बस ये है कि अगर लगन के साथ काम किया जाए, अच्छे तरीके से ऐड लगाया जाए, तो पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है आप लोगों से काम करवाने के लिए। ठीक है जी। तो फाइनली आप लोगों को जो टैक्स सीजन है मैंने वो भी समझा दिया है। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि टैक्स सीजन का मकसद क्या होता है, क्यों लोग रिटर्न फाइल करते हैं, ये भी समझा दिया। एफबीआर क्या है, आईरस क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी का पोर्टल इजी फाइल लीप क्या है। ठीक है, इसी तरीके से आपके जितने भी दूसरे काम है हर चीज का पोर्टल है जी। ठीक है, आप लोग काम करते हैं आईपीओ का, यानी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, ये आईपीओ का पोर्टल है। अभी आप लोगों की क्लास से पहले जो है ना, मेरी एक बैच की आईपीओ की ही आज क्लास चल रही थी। तो ट्रेडमार्क अगर आपने रजिस्टर करवाना हो ना, जैसे ये ट्रेडमार्क है, किसी भी डिजाइन को, किसी भी लोगो को, बिजनेस के लोगो को रजिस्टर करवाना होता है, तो उसके लिए पाकिस्तान का इदारा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, आईपीओ। तो ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है। इसमें भी बेतहाशा काम है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें काम आता है। काम करने वाले बंदे इसमें बहुत कम है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल और सोच समझ के करने वाला काम है। मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर पूरे तरीके से। तो कंपनीज का बहुत ज्यादा काम है, हर चीज के आप लोग एडवर्टीजमेंट करें, एड्स लगाएं, और आपके पास क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स होंगे। फाइनली जी कंक्लूजन करते हैं। मैं आपको बस थोड़ा सा जो है अपनी ओरिएंटेशन फाइल को कंप्लीट कर दूं। टैक्स, एफबीआर, आईरिस, सब कुछ आपको पता चल चुका है। एससीसीपी, इजी फाइल, लीप तो पता चल चुका है। सवाल यह है जी कि आपको हमारे इदारे की क्या जरूरत है। आप कहीं और से भी सीख सकते हैं। तो अगर आपने हमसे ही सीखना है तो भाई उसका क्या फायदा है, मैं आपको सिर्फ वो बता देता हूँ। पहली बात तो ये है जी कि हम लोग स्किल्स के साथ साथ इन स्किल्स को सेल करना भी सिखाते हैं। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, फेसबुक एड्स वगैरह के जरिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि भाई स्किल सीख लें, बाकी मुझे नहीं पता। आपके सामने इतने ज्यादा इदारे हैं जो छोटे छोटे बच्चों को, बेचारों को जो है वो, जिनके पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े हुए होते हैं, और कई मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, फेसबुक पर ही स्टोरीज वगैरह आ रही होती हैं कि वो माएँ उनकी अपनी सेविंग्स और अपनी जो भी उनके पास कोई ज्वेलरी वगैरह बेच कर ना, बच्चों को 50-50 हज़ार के फ्री लांसिंग के कोर्स करवाती हैं। जी ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया जी, फलाना आ गया, लोगो डिजाइनिंग आ गया। वो बच्चे बेचारे कोर्स करते हैं, उसके बाद बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने अब इसको बेचना कहाँ है। इतनी आसानी से थोड़ी आपके पास वो कोई अंग्रेज आके मैसेज करेगा कि भाई मेरा लोगो बना दें, जो है वो $500 का। ऐसे तो नहीं होता। तो क्या होता है कि चीज को बेचने का नहीं बताया जा रहा, लेकिन चीज सिखाई जा रही है। वो कहते हैं जी हम तो चीज सिखाने के चार्ज कर रहे हैं, हम लोग, हमारा तो कोर्स ही चीज सिखाने का है। बाकी ये आपको रास्ता बताते हैं, ये फाइवर है, ये अपवर्क है, वहां पे जाए आईडी बनाए, फेसबुक पे जाके ग्रुपों में पोस्ट करें, आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो क्लाइंट मिल जाएगा। तो ये चीज गलत है। आपको साथ में प्रॉपरली सिखाया जाए कि भाई क्लाइंट मिलेगा कैसे, हमें हमारे पास क्लाइंट कैसे आ रहे हैं, आप मेरे सामने कैसे आए हैं। आप जो ये आज की क्लास ले रहे हैं, ये इन्हीं फेसबुक एड्स की मदद से ही तो आप मेरे सामने आए हैं। ना मैं आपके पास चल के गया हूँ, ना आप मेरे पास चल के आए हैं। आपने इश्तिहार देखा, आपके साथ टीम ने राब्ता किया, आप इंटरेस्टेड हुए, आप आज कोर्स अटेंड कर रहे हैं। इसी तरीके से काम करवाने लोगों का वाला हाल है। जिन्होंने काम करवाना होता है ऐसे ही आपका इश्तिहार देखेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, आपकी बात से अगर वो कन्विंस हो जाते हैं, आपको पेमेंट करेंगे, आप उनका काम कर देंगे। सेकेंडली जी, हम लोग सिर्फ एक टैक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, एक सिर्फ एकेडमी नहीं है जिनका काम है पढ़ाना, और हम लोग साथ में एक प्रॉपर सीए फर्म है, यानी हमारे पास ना क्लाइंट्स आते हैं, काम आता है। अगर तो कोई हो ना कि कोई आउटडेटेड सा मॉडल हो जिसमें वो चीजें वही हो जो पुरानी हो, वही चलती जा रही हो, तो फिर तो ठीक है, कोई भी पढ़ा सकता है, पढ़ाता जाए। लेकिन आपको पता है ये जो प्रैक्टिकल की चीजें हैं ना, ये तभी पढ़ाई जा सकती हैं जब आपके पास खुद एक प्रॉपर उसका बैंक मौजूद हो, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हो, आपके पास काम आ रहा हो, तभी आप वो चीजें आगे सिखा सकते हैं ना। तो इसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ एक फर्म का होना बहुत जरूरी है, ताकि उनके पास काम भी हो उतना। मेरे पास जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखानी है, मेरे पास हर चीज के क्लाइंट्स हैं। ठीक है, सैकड़ों के हिसाब से क्लाइंट्स हैं, सैकड़ों के हिसाब से जो है वो क्या उसे कहते हैं, उनकी अपनी अलग अलग सिनेरियोज हैं, अलग अलग केस स्टडीज हैं, अलग अलग नोट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्शंस हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो कितना कुछ उस हिसाब से फिर इंसान को सीखने को मिलता है। हम लोग ये तमाम तर चीजें प्रैक्टिकल सीखेंगे।
बुकिश नॉलेज होगा जरूर, क्योंकि कॉन्सेप्ट चाहिए हमें, कानून पता होगा तो हमें समझ आएगी कि क्यों ये बंदा सैलरी पे इतना टैक्स दे रहा है, क्यों ये बंदा कारोबार पे इतना टैक्स दे रहा है, कारोबार में प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कैसे निकलता है, कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो कानून पढ़ना बहुत जरूरी है, इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा भी। लेकिन 90 to 95% हमारा कोर्स प्रैक्टिकली होगा। हाउ डू वी प्रैक्टिस, हम लोग प्रैक्टिस कैसे कर रहे होंगे? हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे जी, आप लोगों को मैं आइडियाज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता कि मेरे सामने मैं देखे मैं क्या कर रहा हूँ और आप लोगों के पास कोई चीज ना हो, नहीं ऐसा नहीं है। जो मेरे पास क्लाइंट्स होते हैं ना, जैसे अब इस एक लैपटॉप में क्लाइंट्स हैं, ये टैक्स के हैं, तो हर स्टूडेंट को ना एक एक दो दो क्लाइंट की आईडीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, क्लाइंट की कंसेंट के साथ। उनकी रिटर्न फाइलिंग है वो भी आपने करनी है, उनको कोई नोटिस वगैरह आ रहा है वो भी आपने देखना है, और साथ में उनके पिछले सालों की रिटर्न्स बना बना के चाहे प्रैक्टिस करते जाएं। जहाँ पे इशू है मुझे बता दें, ठीक है। जो नई रिटर्न्स आप बनाएंगे वो भी एक दफा मैं देखूंगा, उसके बाद आपने सबमिट कर देनी है। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस करनी है लाइव पोर्टल से। कोई डमी रेप्लिका सॉफ्टवेयर नहीं होगा, बल्कि लाइव पोर्टल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। टैक्स में भी ऐसे ही है, सेल टैक्स में भी ऐसे ही है, एससीसीपी में भी ऐसे ही है, ठीक है। अगर आपके पास लीव का भी पोर्टल आपको दूंगा, तो वहां पर भी ऐसे ही क्लाइंट की आईडीज होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, तो आप ये देख सकते हैं, इसमें ये डायरेक्टर्स की आईडीज होती हैं, सीईओ की आईडीज होती हैं, और एक एक सीईओ जो है वो कई दफा 8 8 कंपनीज के अंदर सीईओ होते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी की आईडी नहीं होती, सीईओ की आईडीज होती हैं, कंपनी की कोई आईडी नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर ये से जो है आपकी सारी कंपनीज बना बना के देखें, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें, नोट्स देखें, ऑब्जेक्शंस देखें, उनका हल करें। इस तरीके से आपको काम सिखाया जाएगा। यही आईपीओ में जाएंगे, आईपीओ में भी आपको आईडीज प्रोवाइड की जाएंगी, पीएसडब्ल्यू में भी आपको आईडीज प्रोवाइड की जाएंगी, पी सैब में भी आईडीज प्रोवाइड की जाएंगी। सारा काम प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाएगा। बाकी मैंने पोर्टल्स एक एक करके भी ओपन नहीं किया, तो फायदा नहीं है कोई एक एक पोर्टल ओपन करके आपको दिखाऊं। आपने देखे ही होंगे पोर्टल्स, नहीं देखे तो खुद देख सकते हैं आप लोग। असल चीज तो ये ना कि हमें पीछे का लॉजिक पता हो कि हमने करना क्या है। व्हाट इज सिंगल विंडो कंसल्टेंसी? इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आपका हाल होगा सिंगल विंडो कंसल्टेंसी का। आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा किसी भी काम का, आप इंशाल्लाह उसका काम कर रहे होंगे, आपका क्लाइंट कहीं और नहीं जाएगा। क्लाइंट का एक काम आप ना करें ना, वो जब किसी दूसरे कंसल्टेंट के पास जाता है, तो कई दफा वो फिर चला ही जाता है, वापस नहीं आता। वो कहता है कि जहाँ मैंने दूसरे बंदे से दूसरा काम करवाना है, तो ये पहले वाला काम भी अब नेक्स्ट में उसी से करवा लूंगा। ये मसला होता है। तो हमेशा क्लाइंट के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज का बाइस बने, मैक्सिमम फैसिलिटीज का बाइस बने, ताकि आपका क्लाइंट आपसे प्यार करे। आप ज्यादा पैसे भी मांगे तो उसको देते वक्त तकलीफ ना हो, उसको पता है कि भाई पूरा बिजनेस मेरा संभाल के बैठा हुआ है ये ना हो तो सारी चीजें मेरी बिखरी पड़ी हो। कभी मैं वो जा रहा हूँ, मॉडल टाउन जा रहा हूँ सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, गुलबर्ग जा रहा हूँ मैं आईपीओ के काम के लिए, जौहर टाउन मुझे जाना पड़े इनकम टैक्स के काम के लिए। तो ये तो अच्छा बंदा है, इसने मेरे सारे काम एक ही जगह पे समेटे हुए हैं। तो ये इसका फायदा है। नेक्स्ट है जी कि हम लोग वीकेंड क्लासेस ऑफर करते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन हफ्ते में ऑफर करते हैं, नॉट 2 डेज, ठीक है। हफ्ता और संडे नहीं कह रहा मैं आपको, ठीक है, सैटरडे संडे नहीं कह रहा, बल्कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हमारी क्लास होती है। बहुत ही प्रोडक्टिव क्लास होती है। थ्रू आउट द क्लास मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, आप लोग इंशाल्लाह उसमें बोर नहीं होंगे। चीजें आगे से आगे डेली कोई ना कोई नई चीज आती जाएगी, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो पहले से ज्यादा बनता जाएगा। मोस्ट वर्सेटाइल कोर्स है जी हमारा। मैंने आपके सामने इतना सारा कंटेंट आपके सामने रख दिया है। बिजनेस वर्ल्ड में तकरीबन जितनी चीजों की जरूरत है वो सारा हमारा कोर्स कवर कर रहा है। कोर्स 100% प्रैक्टिकल है जी। एलएमएस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जी, इसकी जरूरत पड़ती है। आप लोग कभी बिजी होते हैं, क्लास नहीं ले पाते, कोई क्लास मिस हो जाती है, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह देखनी होती है, तो उसके लिए जी हमारा एलएमएस पोर्टल है, और हमारा इदारा वाहिद है जो आपको एलएमएस पोर्टल की एक्सेस लाइफ टाइम दे रहा है। यानी पूरी जिंदगी तो नहीं कहना चाहिए, वैसे इसका नाम ही लाइफ टाइम है, क्योंकि किसी भी चीज का एतबार नहीं है, लेकिन जब तक हमारा इदारा है, जब तक हम लोग हैं, तब तक हमारे तमाम तर लेक्चर्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। आपका यहाँ पे अकाउंट बना होता है, आप जब मर्जी चाहें, जितनी दफा मर्जी चाहें, रिवाइज करें अपने लेक्चर्स को, अपना स्टडी मटेरियल देखें, हमारी वेबसाइट्स पे जाएं, वहां पर अपने टेस्ट दें, प्रैक्टिस करें। ये वेबसाइट है जी IBE Lahore.com, ठीक है जी। यहाँ पे आपका एलएमएस होता है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर ईमेल लगता है, लॉगिन वगैरह होने के बाद आप यहाँ पर अपने लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका बैच हो उस हवाले से
आपके लेक्चर्स यहाँ पे होते हैं, आप अपने बैच में इनरोल हो चुके होते हैं, यहाँ पे आपके सारे बैचेस आ रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहीं पर जो है वेबसाइट पे कुछ मैं और फीचर्स भी आपको साथ साथ बताता चलूं। एक तो ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा वो एक कंप्लीट प्रॉपर सर्टिफिकेट हो चुका, जो कि ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से वेरीफाइबल होगा। आप कल को किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, उनसे काम लेते हैं, वो कहता है मैंने आपको काम नहीं देना, आप तो नए बंदे हैं, आपको काम आता ही नहीं है, मैं कैसे काम करवा लूँ? क्या पोर्टफोलियो आपके पास, क्या किया आज तक आपने? परेशान नहीं होना आपने, आपने कहना है कि सर ये पकड़े मेरा CNSE नंबर, इधर वेबसाइट पे आए, यहाँ पर जो है मेरा CNSE नंबर लिखें आप, और उसको वेरीफाई करें। ठीक है, आप CNSE नंबर लिख के वेरीफाई करें। ये देखें, जैसे डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं, ये कोई भी रैंडम हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये डाटा होता है ना हमारे पास, जिससे वेरीफाई होता है। तो आप उसे कहेंगे कि सर ये मेरा CNSE पकड़ें, इसको जाके IB की वेबसाइट पे स्कैन करें। ठीक है, QR कोड स्कैन कर लें या CNSE नंबर लिख के आप वेरीफाई करें, आपके पास प्रॉपर डिटेल आएगी कि IB से इस शख्स ने कब कोर्स किया था, इसका नाम क्या था, इनका CNSE क्या है, इन्होंने कौन सा कोर्स किया है, स्टेटस क्या है, वेरीफाइड है। और साथ में जो है हम लोग एक रिकमेंडेशन भी देते हैं, जिसमें हम लोग ऑफिशियली कंफर्म करते हैं कि भाई इस बंदे ने अच्छे से हमसे सारा काम सीखा है, ये इसमें एक्सपर्ट है, आप तसल्ली से इनसे अपना काम करवाएं। और अगर कहीं पे इन्हें काम में मसला होगा तो हमारी फर्म भी इनके साथ काम में खड़ी है। तो आपका काम ऐसा नहीं है कि किसी जो है वो इनएक्सपीरियंस पर्सन के हाथ में है, या वो अकेला ही को बंदा है, नहीं, प्रॉपर फर्म आपका काम कर रही है, एक शख्स जो है वो सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर वो बंदा आपसे इंशाल्लाह बड़ी खुशी से काम करवाएगा। ये हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू है। ठीक है जी। LMS के बारे में आपको बता दिया। फिर हमारी वेबसाइट पे तमाम तर वेबसाइट के जितने भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स पड़े हैं। अभी मैं आपको बताया था ना कि ये आईरेस पे चले जाएं, SCCP पे चले जाएं, गूगल पे जाके ये लिखें, जरूरत ही नहीं है। सिर्फ IBA की वेबसाइट पे आए, इंपॉर्टेंट लिंक्स का फोल्डर पे क्लिक करें, और यहाँ पर आपने जो भी इदारे की वेबसाइट पे जाना है, जो जो चीजें हम पढ़ते हैं सारी वेबसाइट्स यहाँ पे मौजूद हैं। जिस पे क्लिक करेंगे वो वेबसाइट आपकी वहीं पे ओपन हो जाएगी। ठीक है। हाँ, कोई आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपके LMS में तो अलग स्टडी मटेरियल होगा ना, जो आपकी क्लास का अपना स्टडी मटेरियल होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो भी आपके यहाँ पे डाउनलोड्स में अवेलेबल पड़े हैं आपके पास। आपने क्या करना है जी, डाउनलोड्स ओपन करने हैं, और थोड़ा सा इंटरनेट जो है वो इशू कर रहा है। आपकी क्लास तो ठीक चल रही है ना जी? हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट मिलेगा डियर गुलाम हुसैन साहब, हार्ड कॉपी में। इब्रार साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, इब्रार साहब ने फीडबैक दिया है तो मुझे याद आ गया कि आप सब लोगों ने ना फीडबैक जरूर देना है अपने ग्रुप में जाके। सिर्फ मैं आखिरी ये वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद जो है ना वो बस फिर आपके सवालात मैंने लेने हैं। मैं बस ये डाउनलोड्स ओपन कर रहा था, ये डाउनलोड्स को। चलें, इसको बाद में देख लेते हैं। अच्छा जी, आपने कोई प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो उसके लिए हमने यहाँ पे टेस्ट रूम भी तैयार किया हुआ है आपके लिए। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि क्लास आपकी ठीक चल रही है लेकिन इंटरनेट में क्या इश्यू आ रहा है। शायद इंटरनेट में कोई डिले आ रहा है जी। आप लोग खैर अपने फोन वगैरह से ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से हमने टेस्ट रूम भी तैयार किया हुआ है, शायद अभी ओपन हो रहा है। आपने कोई प्रैक्टिस करनी है, आप किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हैं, कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं हमसे, आपने उसके हवाले से कोई प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट सेशन अवेलेबल है। आपने ऑनलाइन अपने टेस्ट वगैरह पास कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। उस चीज़ से आपके सर्टिफिकेट में भी बेहतरी आएगी। ठीक है, आपके पॉइंट्स वगैरह भी स्कोर होते हैं, आपको उससे भी फायदा होगा। अब ये देखें इस तरीके से, तो ये आपका टेस्ट रूम है। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप टैक्सेशन का कोर्स कर रहे हैं, आप ऐसे कोर्स सेलेक्ट करेंगे, आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चंस वगैरह, उसके बाद आपने उनके आंसर्स करने हैं, एंड पे आपको बाकायदा स्कोर भी अवार्ड होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना थोड़ा सा इशू आ रहा है इंटरनेट में, स्लो हो रहा है ये बार बार, तो इसलिए जो है इसको फिर
आप लोग खुद ही बाद में तसल्ली से देख लीजिएगा। मैंने जो चीज़ें आपको दिखानी थी बतानी थी वो मैंने आपको बता दी हैं, बाकी जो है वो आप लोग फिर देख लीजिएगा। कल मैं देख रहा था जी, वो आ भी रही थी, एक स्टेटस वगैरह आ रहे थे फेसबुक पे कि जो जेर समुंदर इंटरनेट केबल्स होती हैं उनमें भी कोई इशू आ रहा है कल से ना। तो अच्छा, ये सर्टिफिकेट के बारे में आपको लिखा हो, सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटली, और हार्ड फॉर्म में आपको आपके होम एड्रेस जो भी आप एड्रेस देंगे उस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है। और 1 साल तक हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को। जहाँ कहीं आपको इशू होगा आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। बातें हो गई हैं जी पूरी सारी, अब चलते हैं आपके सवालात की तरफ। मेरा सारी चीज़ें जो मैंने बतानी थी वो, जी हाँ जी बिल्कुल, वेबसाइट जो है ना ये लैग कर रही है पूरी तरीके से, जो है वो नहीं ओपन नहीं हुई। अच्छा जी, मैं जो है थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी से देखता हूँ कि आप लोगों के रिटर्न क्वेश्चंस क्या हैं, और उसके बाद आप लोगों के जो ओरल क्वेश्चंस हैं ना उनके लिए, जैसे अभी शरीफ साहब हैं, इन्होंने हैंड रेस किया है, तो काइंडली अपने अपने हैंड रेस कर लें, फिर मैं बस नाम लेता जाऊंगा, माइक्स ओपन कर दूंगा, आप लोग सवाल पूछते जाइए जी। हाँ जी, वेबसाइट लाइक करिए। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन लेक्चर, द टॉपिक वाज एक्सप्लेन। जज़ाकल्लाह वसीम अब्बास साहब। ये ग्रुप में आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा जी मुझे। अब्दुल हमीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर व्हेन शुड वी साइन अप फॉर द एलएमएस? आप जो है अभी जाके साइन अप कर सकते हैं, बार इब्रार साहब वेबसाइट पे जाएं और ये देखें। मसला तो यही है कि अभी ये ओपन होती है, तो ये देख रहे हैं, ये वेबसाइट मैंने ओपन की है ना, ये जो एलएमएस वाला पेज था उसके ऊपर यहाँ पे लिखा होगा रजिस्टर करें। आप रजिस्टर करें पे क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद आपने अपना ईमेल देना है इन्हें और यूजर नेम वगैरह बताना है। इसके बाद आपको एक ईमेल आएगी वेबसाइट की तरफ से, उसके ऊपर आपने अपना पासवर्ड सेट कर देना है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने अपने जो कोऑर्डिनेटर होंगे कोई भी, आपने उन्हें बता देना कि जी मैंने वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर दिया है, मुझे मेरे कोर्स की एक्सेस दे दी जाए, तो वो आपको आपके कोर्स की एक्सेस दे देंगे। ठीक है। तो ये इतना सा काम है, बस आप लोग आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें, कोई मसला नहीं। ये सर, कैन यू सेंड दिस वेबसाइट इन द ग्रुप? हाँ जी, मैं बिल्कुल सेंड कर दूंगा। हाँ जी, आप बिल्कुल लॉगिन कर लें। लॉगिन नहीं करना, आपने रजिस्टर करना है। अभी तो आपका वो बन रहा है ना, अकाउंट बनेंगे तो फिर आपको उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। सर की गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। मैं अभी आपसे पहले मेरे साथ कोई बंदा बात कर रहा था, तो मैं बता रहा था कि जी हमारे इस कोर्स में हो सकता है इस टाइम भी, अल्लाह करे, हमारे इस कोर्स के अंदर एफबीआर के जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, जिन्हें गवर्नमेंट जॉब मिली होती है, वो भी ये वाला कोर्स कर रहे होते हैं। क्योंकि जो एफबीआर की या एससीसीपी वगैरह की ये जो जॉब्स है ना, ये आपको पता है ये एनटीएस का टेस्ट पास करना होता है, ईटीसी का टेस्ट पास करना होता है, या कोई कंपटीशन के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, इस तरह के टेस्ट वगैरह पास करने से ना ये जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, ये कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर ये सीखा तो नहीं होता। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है 4 महीने की, 6 महीने की। तो हमारे पास लोग आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, फिर ये सारी चीजें हमसे सीखते हैं, और उसके बाद फिर वो जाके अपनी वो जॉब में और ज्यादा बेहतर तरीके से उन्हें चीजें समझ आती हैं। फ्री का क्या प्रोसीजर है भाई? फ्री नहीं, शायद आप फी लिखना चाह रहे हैं। ये आपकी कोऑर्डिनेटर जी आपकी बिल्कुल इसमें हेल्प कर देंगे। सर मेरी शॉप है कंप्यूटर की, ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ जॉब्स में, बहुत क्लाइंट्स आते हैं फाइलर बनने के लिए। ये देखें, मोहम्मद रिजवान साहब कह रहे हैं कि बड़े क्लाइंट्स आते हैं। मोहम्मद रिजवान साहब आप आज से शुरू कर दें, जहाँ पे ना समझ आए मुझे बताते जाएं या मुझे भेजते जाएं डाटा, मैं किसी लड़के की जिम्मेदारी लगा दूंगा, आपके क्लाइंट्स को जो है ना आज से फाइलर करना शुरू कर दें। सर हमने 1 हफ्ते में काम सीखना है क्योंकि इनकम का यही मंथ है। नहीं, असल मंथ अगर मैं आपको बताऊं ना शरीफ साहब, तो असल मंथ पाकिस्तानी लोग हैं ना, हम लोग थोड़ा सा एंड पे जाके काम करते हैं। तो आपके पास जो असल क्लाइंट आएंगे ना, वो ज्यादा जो रश लगेगा वो लगेगा अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में। जुलाई में लोग अच्छा कह रहे होते हैं, ठीक है करते हैं करते हैं। तो लेकिन ये मंथ हमारे पास सीखने का बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, और बस आपने 12 तारीख तक काम सीख जाना है। जज़ाकल्लाह बिलाल साहब। व्हाट विल बी आफ्टर कोर्स सपोर्ट अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स? जी 1 साल तक फॉर्मली प्रोवाइड की जाती है, बाकी फिर हमारी वैसी ही दोस्ती हो जाएगी, आप मुझे काम देंगे, मैं आपको काम दूंगा, चलता रहेगा हिसाब किताब। और एक लॉस्ट योर कनेक्शन। अच्छा जी, ये ना कनेक्शन कहीं 1 मिनट के लिए खराब हुआ था, तो इसी वजह से वेबसाइट भी इशू कर रही थी। खैर दोबारा वापस क्लास हमारी कनेक्ट हो गई है। तो मैं बता रहा था कि जी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 10,000 सर्टिफाइड स्टूडेंट्स की, कंसल्टेंट्स की कम्युनिटी है, जो कि आपके लिए अवेलेबल है। उसका बड़ा फायदा होता है।
मिसाल के तौर पे आप बैठे हैं लाहौर में, अब ऑनलाइन क्लाइंट मिलना था, क्लाइंट आपको मिल गया सिंध का, सिंध के किसी गांव का क्लाइंट है मिसाल के तौर पे, ठीक है, लाड़काना, घोटकी और इस तरह के इलाकों का। अब उसका काम ऐसा है कि वो होना भी वहां के टैक्स दफ्तर से जाके काम होना है। अब आप यहाँ पे बैठे हैं तो कैसे आप काम करवाएंगे? तो वहां पे आसान तरीकाकार क्या है, आप आगे मुझे कहेंगे कि सर ये मुझे काम मिला है, ये तो बड़ी दूर का काम है, मैं लाहौर में बैठा हूँ, तो आप लगाएं किसी अपने स्टूडेंट की जिम्मेदारी। मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पास तो वो पूरी लिस्ट होती है ना, मैं देखूंगा कौन सा स्टूडेंट किस जगह का है, वो वहां से एक दो स्टूडेंट्स निकालूंगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा छोटा सा आपका, साथ में दो तीन स्टूडेंट्स वो होंगे, ग्रुप बना के आपको कहूंगा कि जी इसमें अपना काम शेयर करें। जो अदर पार्टी होगी, जो वहाँ पे काम करवाने वाला स्टूडेंट होगा, वो भी हमारे स्टूडेंट होगा, वो आपको सारी चीजें गाइड कर देगा कि जी ये मैं जा रहा हूँ काम करने। फीस वगैरह आपस में अपनी कोई डिसाइड कर लें, जो क्लाइंट से लेंगे कि थोड़े बहुत उसको दे लें, थोड़े बहुत खुद रख लें, इतनी आसानी से काम हो जाता है। और आपको हर तरीके का काम का बंदा इसी कम्युनिटी में मिल जाएगा। सर आई एम नॉट इन ग्रुप येट। इब्रार साहब ये तो गलत बात है, आप ग्रुप में क्यों नहीं? आप ऐसा करें, ये नंबर लिख लें, ठीक है, इस पे मैसेज करें, 03107995 123, ठीक है, इस पे मैसेज कर दें ताकि आप ग्रुप में पहुंच जाए। ग्रुप तो बड़ा जरूरी है क्योंकि सारा आगे जो कम्युनिकेशन है वो ग्रुप में ही होना है, ठीक है, मैंने मैसेज सेंड कर दी है। हाँ जी, गुलाम साहब साहब कह रहे हैं कि मैंने पेमेंट जमा कर, मेरे ख्याल से शायद एडमिशन की बात कर रहे होंगे। पीपीटी हमें भी देंगे, हाँ जी, ये सारा कुछ आपके लिए है जी। प्लीज द मेन क्वेश्चन अबाउट आईटीएल, हाउ कैन वी सेव आवर क्लाइंट्स फ्रॉम। अभी तो नहीं आप सेव कर सकते, अब यही है कि इंतजार करें और सितंबर के बाद वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है जी, ये काम बात है। अच्छा जी, चलते हैं अब आपके ओरल क्वेश्चंस की तरफ। एलएमएस में लॉगिन कर लिए सर, बहुत गुड जी, अच्छी बात है, बराज साहब ने एलएमएस में लॉगिन भी कर लिया है जी, और माशाल्लाह एक्टिव हैं। सर आई हैव गिव माय फर्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम रिसेंटली, सो कैन आई ज्वाइन दिस कोर्स, टेल मी। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं मोहम्मद उस्मान साहब, अगर आपको आज की चीजें समझ आ गई ना तो ज्वाइन कर लें। थैंक यू सर, मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ, ठीक है। डॉक्टर सर जी मैं सिंपल में बीएड हूँ, मैं स्किल सीख सकूंगा? बिल्कुल सीख सकेंगे जी, बहुत आसान स्किल्स है। अच्छा जी, और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मेरी ना एक क्लास भी है 9:30 पे, वैसे तो मुझे 9 बजे फ्री हो जाना चाहिए था, तो आपके फिर सवालात ले रहे थे मैंने, लेकिन फिर भी कोई 9:35 तक मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो अभी जल्दी जल्दी से जो है हम लोग ऑरल क्वेश्चंस पे चलते हैं। मेरे पास सबसे पहले हैं जी तबान अकबर गनी साहब। जी तबान अकबर गनी साहब, मैं ना सबके माइक्स ओपन कर रहा हूँ, तो आपसे शुरू करते हैं जी। तबान अकबर गनी साहब, मैं आपको सुन रहा हूँ, अपनी तरफ से अपनी स्क्रीन से अपना माइक ओपन करें और सवाल करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेसिकली मेरा नहीं, मेरे घर वाला लैपटॉप है, वो दूसरे पे ऑन नहीं हो रहा था माइक। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है, बेसिकली मैं ना एक सीएनएस इंजीनियरिंग कंपनी है, उनपे ना इंपोर्ट का काम देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। सर उसमें हमें सेक्शंस का बड़ा मसला आता है, जो ड्यूटी टैक्सेस वगैरह होते हैं ना। तो देन मैंने फिर ये कोर्स को ज्वाइन करी, तो सर उसमें फिर वो बाद में टैक्स की थोड़ी सी बीच में काफी ज्यादा इनरोलमेंट यानी कि इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके अंदर, इंपोर्ट के अंदर। देन जिसे कहते हैं फिर मैंने, तो क्या इसके अंदर इंपोर्ट के रिलेटेड, क्या पीएसडब्ल्यू के रिलेटेड क्या बताएंगे? बिल्कुल, इसमें बेसिकली जो आपका इंपोर्ट से रिलेटेड टैक्सेस है ना, वो तो आपके आएंगे जी इनकम टैक्स के अंदर। हाँ, अगर आपको एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो वो उधर थोड़ा सा सेल टैक्स भी उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर आप इंपोर्ट की बात करें तो आपकी जो टैक्सेस है वो इनकम टैक्स में होती है। इसमें आपका सेक्शन 148 जो है वो मेनली इन्वॉल्व होता है, और फिर उसके बाद आगे उसकी जितनी भी स्केड्यूल्स हैं, जिस हिसाब से आपका टैक्स के रेट्स लग रहे होते हैं, एडवांस टैक्स की डिडक्शन हो रही होती है, फिर आगे उसको क्लेम करना, उसके एडजस्टमेंट करना, फिर पीएसडब्ल्यू में जो आपकी गुड्स डिक्लेरेशन वगैरह होती है उसको कैसे आप सेल टैक्स रिटर्न के अंदर फैच करते हैं, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, ठीक है, ये सारा कुछ हमारा इसके अंदर है, और साथ में रजिस्ट्रेशन वगैरह शामिल है। और अगर फिर भी आपको मजीद भी इसके बारे में इन डेप्थ सीखना हो तो हमारा इस टाइम करंटली, बल्कि हमेशा ही हर महीने ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अलग से प्रॉपर एक कोर्स चल रहा होता है, जो मेरे हमारे जो दूसरे कोलीग हैं माजिद साहब वो करवा रहे होते हैं, तो आप उनकी क्लासेस भी इसी कोर्स के साथ अटेंड कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ये भी मैं आपको ऑफर करता हूँ। अच्छा सर, इसके अंदर ना बेसिकली जो एक नेक्सचर एच है, जिसे कहते हैं आयरस, ये एफबीआर का, हमें उसमें बड़ा मसला मुझे आता है, क्योंकि बेसिकली वो अब एचएस कोड के साथ क्वांटिटीज भी मैच कर रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं क्या सर, वो जरा थोड़ा बताएं जरा। जो आपकी सेल टैक्स रिटर्न्स है ना, एच एस कोड्स हो गया या ये आपका नेक्चर एच हो गया, ये सेल टैक्स रिटर्न्स को हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से पूरा पूरा देखेंगे, ठीक है। मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी जो सेल टैक्स रिटर्न के अंदर जितने भी नेक्चर्स हैं, आपका इंपोर्ट का डाटा हो, एक्सपोर्ट का डाटा हो, या फिर आपकी डोमेस्टिक सेल्स हो, डोमेस्टिक परचेजेस हो, मैं कंप्लीट विद नेक्चर्स सारा कुछ सिखाता हूँ, ठीक है जी।
जी समझ गए डियर? जी जी सर समझ गया हूँ सर, जी जी समझ गया। अच्छा चल बहुत शुक्रिया। अच्छा नेक्स्ट शरीफ खान साहब। जी शरीफ खान साहब काइंडली। अच्छा जी शरीफ साहब शायद अवेलेबल नहीं है। मुदस्सिर भाई आपका सवाल है? मुदस्सिर साहब है। जी मुदस्सिर साहब। जी सर। अच्छा सर, क्या मुझे बताएंगे कि आपने जुर्मानों का जो बताया है कि 30 सितंबर के बाद जुर्माना हो जाएगा, तो ये जुर्माना नए फाइलर के लिए भी होगा या सिर्फ जो पुराने फाइलर्स हैं गोश्तवारे जमा करवाने के लिए भी होगा, सिर्फ होगा, कैसे होगा? डियर असल में ना जुर्माना होता क्या है ये हमें समझना पड़ता है। जुर्माना एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको बिजली का बिल आया है ना, अब आपको बिजली का बिल आया, आपने टाइम से बिजली का बिल जमा करवा दिया तो आपको कभी भी नहीं जुर्माना पे करना पड़ता। हाँ जब ड्यू डेट गुजर जाती है ना तो उसके बाद आपको जुर्माना जमा करवाना पड़ता है, फिर उसके बगैर बिल जमा नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास क्या मसला है, अगर आप ये कहें कि सर हम लोग आराम से 30 सितंबर से पहले पहले अपनी रिटर्न जमा करवा देंगे और 30 सितंबर के बाद हम लोग खुद ही एक्टिव हो जाएंगे, हमें कोई जुर्माना देना ही नहीं पड़ेगा, तो मसला क्या है भाई? जुर्माना किन्हें देना पड़ता है? जुर्माना उस शख्स को देना पड़ता है जो आज अभी इसी वक्त फाइलर होना चाहता है, 30 सितंबर से पहले पहले इसी वक्त फाइलर का स्टेटस चाहता है। मिसाल के तौर पे वही 50 लाख वाला बंदा है, अब जिसने 50 लाख की अपनी जमीन खरीदनी है, उसको पता है कि उसको 5 लाख रुपए का टैक्स पड़ता है। अब वो फाइलर कैसे होगा? वो जो मौजूदा रिटर्न जमा करवाएगा ना 2026 की, ये जो अभी शुरू होनी है, इसके ऊपर वो फाइलर नहीं हो सकता क्योंकि इसका स्टेटस अपडेट होना है 30 सितंबर के बाद। उसको क्या करना पड़ेगा, वो जमा करवाएगा मजबूरन 2025 वाली रिटर्न अपनी, ताकि वो पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक अभी के अभी फाइलर हो जाए। अब जो 2025 के रिटर्न का एक्चुअल टाइम था जमा करवाने का, वो तो पिछले साल का जुलाई से सितंबर तक का टाइम था ना, तो वो तो अब गुजर चुका है। अब हम लोग जब 2025 के रिटर्न जमा करवा रहे होंगे, ठीक है, जैसे आपका पिछले साल का कोई पुराना बिजली का बिल पड़ा हो और आप वो आज जमा करवा रहे हो, तो सोचें जो उसके ऊपर जुर्माने लगे होंगे वो आपको अदा करने पड़ेंगे। यही हाल है कि जब हम 2025 की रिटर्न अभी जमा करवाएंगे तो फिर हमें 25,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर हम इंतजार कर सकते हैं, हमारे लिए कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, जरूरी नहीं है, तो फिर हम अभी के अभी अपने रिटर्न जमा करवा देंगे और 30 सितंबर के बाद हमें कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, हम एक्टिव हो जाएंगे। मतलब ठीक है डियर? मतलब ये है कि अगर फर्ज करें हमने उसका बेनिफिट कोई लेना है फाइलर होने का, तो हम उसका करंट ईयर से उसके गोशवारे और फाइलर हों तो फिर हमें जुर्माना कोई नहीं होगा। अगर हम 2025 के गोशवारे जमा करें साथ, तो फिर हमें जो है ना वो उसमें जुर्माने के साथ हमें अदा करने होंगे, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। और पहले ये फीस होती थी 1,000 रुपए, तो किसी को भी ना ज्यादा मसला नहीं होता था, लोग कहते थे कि यार 1,000 रुपए ये दे देते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि अब ये हो गया 25,000 रुपए। तो इसके हवाले से जो है ना, पाकिस्तान टैक्स बार ने एक लेटर भी सेंड कर दी है चेयरमैन एफबीआर को कि ये चीज गलत है। क्यों गलत है? जो आप में से लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो ये बात समझते होंगे, कानून ये कहता है कि जब भी आप कोई नई चीज लेके आते हैं ना कानून में, तो वो आपकी प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होनी चाहिए, यानी आने वाले वक्त में अप्लाई होनी चाहिए। पिछले सालों में वो अप्लाई नहीं हो जानी चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने इस दफा क्या किया कि ये 25,000 वाला जब कानून लेके आए हैं ना, तो बजाय ये कि ये कानून होता कि जी 2026 की जो शख्स रिटर्न टाइम पे नहीं जमा करवाएगा उसको 2026 का वक्त गुजरने के बाद 25,000 रुपए देना पड़ेगा, तो फिर तो ठीक था। इन्होंने गलत इस बार क्या किया है कि कह दिया जी 2025 की जिन्होंने चीजें नहीं जमा करवाई थी वो आज फाइलर होंगे तो उनको अचानक से 25,000 रुपये देना पड़ जाएगा। तो ये गलत है, बट इस वक्त ये अप्लाई हो चुका है। अच्छा सर, सर ये ऐसे ही कुछ गोशवारे जमा करवाने वाला फर्ज करें कि इसे 30 सितंबर से पहले नहीं करवाता, तो क्या उसे भी जुर्माना होगा? नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। हाँ 30 सितंबर से पहले आम आदमी अगर गोशवारा अपना नहीं जमा करवाता 2026 का, और वो जमा करवाता है मिसाल के तौर पे 1 अक्टूबर को जाके, तो फिर उसको जुर्माना देना पड़ेगा क्योंकि उसने ड्यू डेट मिस कर दी है। आफ्टर ड्यू डेट फाइन होगा। एज पर सेल टैक्स या एज पर इनकम टैक्स, ना कि 25,000 रुपए उसका एक लमसम अमाउंट, ऐसा नहीं होगा, नहीं उसके उसके टैक्स के नहीं हिसाब से।
नहीं नहीं, ये 25,000 रुपए फिक्स अमाउंट है और ये इनकम टैक्स के जुमरे में आती है, सेल टैक्स में नहीं आती। ठीक हो। सर अच्छा मैं एक चीज थोड़ी सी ऐड जी करना चाहूंगा सर। सर एक छोटी सी चीज ऐड करूँ सर। जी जी, जी जरूर जी जरूर। जी जी जी, करें सर। अच्छा सर, अच्छा सर, बेसिकली मेरे साथ अभी एक रिसेंट यही केस हुआ है। क्लासिफिकेशन कमेटी है कस्टम्स की सर, उसमें सर हमें ना हमारी कंपैटर कंपनी डीडब्ल्यूपी टेक्नोलॉजीज, उन्होंने ना चैलेंज की थी कस्टम उसकी ना एक एचएस कोड को। तो सर वो तो विन कर गए, ठीक है। अब एचएस कोड चेंज हो गया। अब एचएस कोड के जो ड्यूटी स्ट्रक्चर था 7.2% था। अब सर उसका जब पब्लिक नोटिस हुआ, एज पर लॉ जो पब्लिक नोटिस है वो रूलिंग जो आपकी क्लासिफिकेशन कमेटी इशू करी उससे ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होना है सर। इसी तरह ही सर वैसे होता है सर, गवर्नमेंट का कोई भी सर क्लासिफिकेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वो अच्छा, हमेशा प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हाँ होता जी। है। अब उन्होंने क्या किया सर, हमारी पिछली 15 साल की जीडीओ की ऑडिट खोल दी है, जो उस एचएस कोड में लेट आउट हुए हैं। 15 साल की जीडीओ की ऑडिट खोल दी है जी। आपके जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन वालों ने जी ऑर्डर जारी किया कि जितनी जीडियां जिसे कहते हैं इस एचएस कोड के जो आइटम्स हैं उनके अंदर जिसे कहते हैं एडिशनल कस्टम ड्यूटी वगैरह ऐड करके साथ रेगुलेटरी ड्यूटी भी ऐड कर दी उन्होंने। और हमारे ये अभी 20 मिलियन की ऑडिट खुल गया हमारा, 20 मिलियन की रिकवरी निकल आई है हमारी। ठीक है सर, हमारा सर ये अभी केस रिसेंट जो आप वो कर रहे हैं ना कि फाइन वाला, सेम ये केस मेरे साथ हो चुका है सर, अभी थोड़ी देर पहले हुआ सर ये। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ। ठीक है तो साहब, मैं आपको अलग से जो है वो ले लेता हूँ इस बारे में। अभी कुछ लोग सवाल करने वाले हैं और टाइम अभी काफी कम रह गया है, जल्दी जल्दी से करते हैं जी। जी जी सर, ठीक है जी जी सर। मोहम्मद आकिब साहब, आपका सवाल है कोई? मोहम्मद आकिब इकबाल साहब, यानी जी थोड़ा जी जल्दी जल्दी। बिल्कुल। जी जी, मैं ये कह रहा था सर, अब आपने मॉड्यूल का शुरू शुरू में बताया था कि ये फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स जो है ना 1.5 मंथ के कोर्स में होंगे और 4 मंथ के 2 कोर्सेज के मतलब आपने डिटेल दी है, ऐसे ही सर? जी जी ऐसी है। काइंडली आप रिपीट कर दीजिएगा कि भाई यानी कि कौन से मॉड्यूल्स 1.5 मंथ के हैं और कौन से मॉड्यूल जो है ना 4 मंथ के हैं। जी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये आपके वो जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी आपको बता देंगे, दोबारा से मैं बता देता हूँ। ये देखें जी, ये है टैक्स एंड कॉर्पोरेट, यानी इसके अंदर ना टैक्स पूरे का पूरा है, इनकम टैक्स भी है और सेल्स टैक्स भी है। और फिर उसके बाद ये मॉड्यूल 4 से शुरू हो जाता है कॉर्पोरेट का सारा कुछ, यानी SCCP के सारे काम, फिर IPO, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, PSAP, PSW, PCEOBI, ये सारा कुछ है आपके 4 महीने वाले कोर्स के अंदर। इसमें से एक छोटा सा कोर्स अलग कर दिया गया है। जैसे अभी इनकम टैक्स सीजन आया हुआ है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई सीजन आया हुआ है, हमने सीजन में पैसा कमाना है, 4 मंथ वाला जी कोर्स जी बाद में देखी जाएगी। अभी एक दफा ना जल्दी जल्दी से छोटा कोर्स करते हैं और पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए जो है ना इसी में से 2 मॉड्यूल्स निकाल के अलग कर दिए गए हैं और वो इनकम टैक्स का कोर्स बन गया है। ठीक है, जी उनके जी आगे अगर ब्रेकअप्स देखें तो वो ब्रेकअप बने हुए इनकम टैक्स के आगे, यानी इनकम टैक्स को सब मॉड्यूल्स में तोड़ दिया गया है। मेनली देखा जाए तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनकम टैक्स है, 1 से 4 तक। और मॉड्यूल 5 डिजिटल मार्केटिंग इसमें इसलिए रखा गया है ताकि इन्हें भी एड्स वगैरह लगाने आ जाए। जी सर, और ये तो प्राइवेट जो कंपनीज रजिस्टर करवानी होती हैं तो ये LTD वगैरह इसी के अंदर आता है, यानी कि जो eBay वगैरह के अकाउंट के लिए जो है ना वो वो फ्रीलांसर्स 4 महीने वाले LTD कोर्स में, बनवाते हैं। 4 महीने वाले अच्छा, कोर्स में आएगा जी वो। वो 4 महीने वाले कोर्स में आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओ, जी कामरान भट्ट साहब, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम इसमें सलाम। मैंने ये चेक करना था बेसिकली कि ये जो अभी हम रिटर्न्स करेंगे, पहले तो ये था 25 तक के रिटर्न्स फाइल करते थे विद इन टाइम, तो 2 घंटे 3 घंटे बाद वो एक्टिव हो जाता स्टेटस। क्या अभी भी ऐसा होगा या अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि ये 30 सितंबर के बाद होगा जो न्यू होंगे या जो इनएक्टिव हैं ऑलरेडी? नहीं डियर, अगर आप 25,000 रुपए पे कर देंगे ना और 2025 की रिटर्न फाइल करेंगे तो वही तरीका कार है कि 2 से 3 घंटे में आप एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 2026 की रिटर्न जमा करवाएंगे तो फिर सितंबर के बाद होंगे। सितंबर के बाद में। हाँ जी। सर इसमें पहले तो यही होता था कि फॉर एग्जांपल कोई न्यू फाइलर भी है ना, पिछले साल ऐसा था, क्योंकि सर बेसिकली मैं जो इसका बेसिक है ना वो मैं कर रहा हूँ इनकम रिटर्न वगैरह, तो मैं ये कोर्स ज्वाइन करने का मकसद ये है कि मैं इसकी डेप्थ में जाना चाहता हूँ। जैसे वो सारी चीज़ें आपने सेल्स और वो बताएं कॉर्पोरेट वाला, तो उसमें तो ये था कि न्यू भी था, तो वो जैसे उसको करते 2 से 3 घंटे बाद वो एक्टिव हो जाता था। चले कामरा साहब, मैं इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर भी आपको हो सकता है किसी चीज में कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं था। हमेशा से यही है कि अगर आप पिछले साल की रिटर्न फाइल करेंगे और साथ में चालान पे करेंगे तो आप फौरी तौर पे फाइलर हो जाएंगे, और अगर आप मौजूदा साल की रिटर्न फाइल करेंगे तो वो फिर ड्यू डेट के बाद ही आप फाइलर होते हैं। ये था जी। ठीक है जी, नेक्स्ट मुझे जाना होगा लास्ट जी। ईयर सर ऐसा था, लास्ट जी ईयर सर ऐसा था कि मैंने न्यू भी किया था तो वो हो गया था, तो
इसके अलावा सर वो सर्टिफिकेट का आप कह रहे थे, तो आपकी वेबसाइट से वेरीफाइड होगा? जी जी, हमारी वेबसाइट से वेरीफाई होगा। सर थैंक यू सो मच। जी मिस अलीशा, आपका कोई सवाल है जी? शाम साहब, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम अच्छा, मिस अलीशा बोल रही हैं। जी जी बोले। सर। क्वेश्चन मेरा ये था कि जिस तरह मेरा बैकग्राउंड है पूरा मेडिकल साइंस की तरफ, केमिस्ट्री में मास्टर्स है। अब मैं अगर कोर्स कर रही हूँ, ये वाला मुझे करना तो है, लेकिन क्या मैं 1 मंथ वाला करूँ या 4 मंथ वाला? मुझे आप गाइड करें कि कौन सा बेहतर होगा मेरे लिए। ये माइक पकड़ा? मिस अगर तो जो है वो आप बिल्कुल सीखने के हवाले से बड़ी ही एक्साइटेड है और आप हर चीज बड़ी जल्दी जल्दी सीख जाती हैं, तो जी। आप 4 महीने वाला कोर्स कर लें। और अगर आप थोड़ा सा भी रिलेक्टेंट है तो आप 1 महीने वाला कोर्स कर लें। उसके बाद आपको लगे कि हाँ मुझे चीजें समझ आ रही हैं, तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा, मतलब 1 मंथ वाला भी हम फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं आपके साथ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, मतलब अगर अभी 1 मंथ वाला एक्सेप्ट कर रहे हैं हम कोर्स और उसके बाद उसको 3 मंथ एक्सटेंड करें तो वो हो जाएगा? हाँ जी, अगर आप विद इन टाइम बता देंगे ना कोऑर्डिनेटर्स को, मिसाल के तौर पे अभी 1 मंथ खत्म नहीं हुआ होगा, तो जी फिर जी, उस हिसाब से आपको नेक्स्ट वो इनरोल कर लेंगे। ठीक है। ठीक, थैंक यू। जी जी, हिशाम साहब आपका सवाल है, काइंडली पूछिएगा। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं गवर्नमेंट स्टूडेंट हूँ और मुझे फंड आता है, अ, अगर मैं बैंक से 70,000 रुपये निकालूं, अगर आप 50,000 रुपये से ज्यादा निकालेंगे तो आप पे टैक्स होगा। मैं स्टूडेंट हूँ, अब मैं फाइलर भी नहीं हूँ, तो मुझ पे टैक्स चार्ज होगा या नहीं होगा? स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल चार्ज होगा आपके ऊपर टैक्स। अगर आप 50,000 से ऊपर की अमाउंट निकालते हैं ना, तो वो टैक्स आपके ऊपर चार्ज होगा, भले आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कुछ भी हैं, ये वाला टैक्स तो आपके ऊपर चार्ज होगा ही होगा। हाँ, वैसे अगर आप ये कहें कि जी मुझे स्कॉलरशिप मिलता है, कहीं से स्टाइपेंड मिलता है, तो क्या वैसे स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप के ऊपर इनकम टैक्स होता है? तो नहीं जी, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं होता। ये वाला जो टैक्स है ना, ये जो चार्ज होता है पैसे निकालते टाइम, ये तो एक सजा के तौर पर चार्ज होता है। आपको सजा दी जाती है कि जाओ फाइलर बन के आओ, नहीं तो सजा मिलेगी। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल है कि हम अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सर जो फेडरल है वो टैक्स नहीं लेता, 0% है। लेकिन हम जब विफाक के सूबाई हुकूमत की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी तो हम आपसे फिर चार्ज। सर ये क्या जी जी, आपकी आवाज बीच में से कट गई है। बात करते हैं? अगर 20% की बात करो और बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, ये लोग क्यों नहीं? इसकी क्या खास वजह? गवर्नमेंट क्यों नहीं? क्या लॉजिक है इसके? नहीं, मुझे बस इतनी समझ आई है जी, जो फेडरल है ना वो इसके ऊपर वफाक नहीं लेता। ये अलग अलग डोमेन है। जो 18वीं तरमीम है ना, जो कि जिसमें सूबों को जो है खुद मुख्तारी दी गई थी, तो फिर सूबों के हवाले कुछ काम किए गए हैं और वफाक के हवाले भी कुछ काम किए गए हैं। तो उनमें जो एग्रीकल्चर, ठीक है, तो इस वजह से जो एग्रीकल्चर टैक्स है वो सूबे लेते हैं और उनका अपना लेने का तरीकाकार है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि 6 लाख रुपए तक अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम होती है तो वो आपकी सूबों में भी एग्जम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। अच्छा जी, अब ना थोड़ा सा मसला है। अब मेरी बात सुने आप लोग, सारे लोग। मैं माजरत के साथ एक दफे माइक्स करने लगा हूँ म्यूट। बेशक आप सब लोगों के सवाल मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भाई भी हैं, कम से कम 4 से 5 ऑलरेडी शेयर हो चुका है और वो 10 मिनट से वेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मसला है, इसलिए जो है वो मुझे जाना पड़ेगा नई क्लास में। आप लोगों के जितने भी सवाल आते हैं, मेरा नंबर ले लें कोऑर्डिनेटर से। मैं नंबर अपना यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को यही है ना कि सवाल पूछेंगे, अगर आपको चीजें समझ आती हैं तो फिर आप लोगों को कंफर्मेशन होगी, तसल्ली होगी। तो ये मेरा नंबर है जी, ठीक है, 03047989 701। ठीक है, ये नुमान मेरा नाम है। आपने क्या करना है, मेरे नंबर पे एक मैसेज करें, अपना नाम लिख दें और कहें कि जी हम आपके आज के जुलाई बैच के ओरिएंटेशन हमने क्लास अटेंड किया, ये हमारा सवाल है, इसका जवाब दे दें। मैं आपको रात को तकरीबन 10-11 बजे के बाद, 10 तो खैर अभी बजने वाले हैं, 11 बजे के बाद मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे दूंगा तसल्ली के साथ, ठीक है। ग्रुप में पूछना हो सवाल, मैं ग्रुप में भी अवेलेबल हूँ, वहां पर भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाजत दें। आपका जो भी फीडबैक हो काइंडली ग्रुप में जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की कीमती वक्त का। इंशाल्लाह कल 8 बजे आप लोगों की पहली रेगुलर क्लास होगी, तो कल जरूर अटेंड कीजिएगा। बाकी के सवाल कल देखते हैं जी। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।